हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसिफर एक्सप्लेन चैनल में। तो कहानी की शुरुआत में हमें ज़ूलू नाम की जगह के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, लेकिन उनमें से ह्यूमंस और डीमंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इन दोनों ट्राइब्स में सेंचुरीज तक फाइट हुई रिसोर्सेज के लिए, और वक्त के साथ दोनों ही ट्राइब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और इसी वजह से ह्यूमंस ने शांति का प्रस्ताव रखा और डीमंस की क्वीन इसाबेला ओसा भी शांति के प्रस्ताव के लिए मान गई। फिर सीन चेंज होता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर जियांग को दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 गेमर होता है। और फिर जियांग बताता है, मेरे पेरेंट्स हमेशा काम के सिलसिले में अब्रॉड रहते हैं, और क्योंकि मेरे कुछ खास दोस्त नहीं हैं, मैंने अपना पूरा समर टाइम अपने कमरे में बिता दिया, और मैं पूरे दिन या फिर तो गेम खेलता या फिर ड्राइंग करता हूँ। और फिर हम देखते हैं जियांग के लॉकर की रिंग चमकने लगती है और जियांग वहीं पे सो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी होती है और जियांग बोलता है, आखिर तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। और डीमन क्वीन बोलती है, तुम इस जगह को ध्यान से देखो, ये तुम्हारा घर नहीं है। और तभी जियांग को लगता है कि वो सपना देख रहा है, इसीलिए वो खुद को थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता। और जियांग बोलता है, इन लोग के कपड़े देख के लग रहा है कि मैं किसी और यूनिवर्स में आ चुका हूँ। और डीमन क्वीन बोलती है, हाई प्रीस्ट, क्या यही वो लड़का जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। तभी हाई प्रीस्ट बोलती है, भविष्यवाणी में बताया गया है कि जिसके पास भी ये रिंग होगी वही डीमन रीलन को बचाएगा। तभी जियांग बोलता है, क्या तुम लोग इस रिंग के बारे में बात कर रहे हो। तभी डीमन क्वीन बोलती है, हाँ ये बिल्कुल वैसी मैजिक रिंग है जैसे कि मेरे पास है। और तभी डीमन क्वीन जियांग का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, अगर तुम्हें ही चूज किया गया है तो आखिर तुम्हारी नजर से मुझे बिल्कुल मैजिक फील क्यों नहीं हो रहा, और तुम तो एक ह्यूमन हो, आखिर तुम डीमन को क्यों बचाओगे। तभी जियांग बोलता है, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, और ये रिंग तो मैंने फुटपाथ से खरीदी थी। और डीमन क्वीन बोलती है, हाई प्रीस्ट, क्या समनिंग स्पेल में कोई गलती हो गई है, आखिर हमारे पास एक यूजलेस इंसान कैसे आ गया। और हाई प्रीस्ट बोलती है, समनिंग स्पेल बिल्कुल ठीक था, यही वो ह्यूमन है जो कि हमारी ट्राई को बचाएगा। और जियांग बोलता है, मुझे कोई बताएगा आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और डीमन क्वीन जियांग को बताती है, मैं डीमन ट्राइब के 7 डिसेंडेंट हूँ और मेरा नाम है इसाबेला ओसा, और आज ही मैंने ह्यूमंस के साथ शांति का प्रस्ताव साइन किया है, लेकिन ह्यूमंस ने मेरी हाई कमांड में से एक लिलियन के साथ हाथ मिला लिया था, और जब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी तब लिलियन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और पता नहीं उसने मेरे ऊपर क्या यूज़ किया, लेकिन उसने मेरी पावर का बहुत बड़ा हिस्सा खींच लिया। और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे वहाँ पे 4 भरोसेमंद गार्ड्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस देकर मुझे बचा लिया। और तभी जियांग मन में सोचने लगता है, इसका मतलब ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर मेरी हीरोइन खतरे में है और मुझे उसको बचा के उसका हीरो बनना है, और अगर मैं इसको यहाँ पे बचा लेता हूँ तो ये डीमन क्वीन मेरी हो जाएगी। और तभी जियांग बोलता है, तो तुमने छुपने का ट्राई क्यों नहीं किया। और डीमन क्वीन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ह्यूमन हमें ऐसा करने देंगे। और वहाँ के गार्ड बताने लगते हैं कि हम लोग को चाहे तरफ से डीमन ने घेर रखा है, तो हम लोग ऐसे नहीं भाग सकते, और हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही थे, लेकिन तुम तो यूजलेस निकले। और तभी हम देखते डीमन क्वीन इसाबेला बोलने लगती है, मेरा मैजिक और धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है। और तभी हम देखते इसाबेला की बॉडी से पूरा ऑरा हट जाता है, और इसाबेला की बॉडी को देख के जियांग के नाक से खून निकलने लगता है। और इसाबेला बोलती है, मेरी बॉडी काफी ज़्यादा चेंज हो गई है। और तभी हाई प्रीस्ट बोलती है कि आपके ऊपर से डीमन क्वीन का ऑरा हट चुका है और इसीलिए आप अब ऐसी दिख रही हैं। और तभी वहाँ पे कुछ डीमंस आते हैं और बोलते हैं कि जल्दी ह्यूमंस हमारे डिफेंस को तोड़ के अंदर आ जाएंगे। और तभी हम देखते हैं इसाबेला जियांग के कपड़े छीन के पहन लेती है, और इसाबेला के गार्ड्स बोलने लगते हैं कि क्वीन, जब तक आप यहाँ से निकल नहीं जाती तब तक हम आपको डिफेंड करेंगे। और तभी हाई प्रीस्ट बोलने लगती है, क्वीन आप बिल्कुल अब ह्यूमन की तरह दिख रही हैं, इसीलिए अब आपका भागना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी ह्यूमन को आपकी आइडेंटिटी का पता नहीं चलना चाहिए। और क्वीन, मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ ताकि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ह्यूमंस को रोक सकूँ। और इसाबेला बोल रही होती, नहीं मैं अपने लोग को यहाँ पे छोड़ कर नहीं जा सकती। और तभी हाई प्रीस्ट अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक की हेल्प से उन सारे लोग को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। और तभी अचानक डीमन कैसे का गेट टूटता है और वहाँ पे रीजेंट अपनी आर्मी के साथ पहुँच गया होता है और बोलता है कि क्वीन कहाँ पे है। और हम देखते हैं इसाबेला उसके साथ ही टेलीपोर्ट होकर काफ़ी दूर आ गए होते हैं। और तभी इसाबेला बोल रही होती है, ह्यूमंस ने जो भी हमारे साथ किया है उसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। लेकिन हम देखते हैं उन लोगों को नाइट्स ने देख लिया होता है और बोलते हैं यहाँ पे और डीमंस बचे हुए हैं। और तभी वो लोग एक डीमन को शूट कर देते हैं, और वहाँ पे जो बाकी गार्ड्स होते हैं वो सब फाइट करने के लिए रुक जाती हैं। और वो लोग जियांग से बोलती हैं कि तुम प्लीज़ हमारे डीमन क्वीन का ध्यान रखना। और जियांग बोलता है ठीक है, और वो इसाबेला को वहाँ से लेके जाने लगता है, और इसाबेला वहाँ जाने से मना कर देती है और बोलती है, मैं अपने लोग को छोड़कर नहीं जाने वाली। और तभी जियांग बोलता है, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हम लोग भी यहाँ पे मारे जाएंगे, और क्या तुम सच में चाहती हो कि जितने भी लोगों ने तुमको बचाने के लिए अपनी जान दी है उन सब लोगों का सेक्रीफाइस वेस्ट चला जाए। और इसाबेला जब वहाँ से जाते हुए देख रही होती है तो ह्यूमंस ने उसके लोगों को काफ़ी बेरहमी से मार दिया होता है। तभी हम देखते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो नाइट्स उनको भी घेर लेते हैं और वो बोलते ये दोनों तो ह्यूमंस हैं। और वो लोग बोलते हैं, इन लोग के कपड़े देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये डीमंस के स्लेव थे। लेकिन हम देखते इसाबेला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जियांग से अपना हाथ छुड़ा के उन लोग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी जियांग इसाबेला को पकड़ लेता है और बोलता है, ये ह्यूमंस को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और तभी उनमें से एक नाइट बोलने लगता है, मैंने सुना है कि डीमंस ह्यूमंस का ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो इसका मतलब इन लोगों को भी डीमंस का सोल्जर माना जाएगा, और अगर हम इन लोगों के सर को ले जाते हैं तो हमको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और ये देख के जियांग सोच रहा होता है, मतलब ये लोग हमको मारना चाहते हैं। और तभी जियांग खुद को और इसाबेला को घुटनों पर ला देता है
और बोलता है आपको गलत फहमी हुई है, हम लोग का बिल्कुल भी ब्रेन वॉश नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे डीमन ने हमको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, प्लीज़ हमको साथ में ले जाइए। और तभी इसाबेला बोलते तुम मुझे घुटनों पे लेके आ गए, ये तो पक्का कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी जियांग बोलता है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात छोड़ो, यहाँ तक कि तुम इनसे फाइट भी नहीं कर सकती, और इसीलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें यहाँ पे अपनी फीलिंग को सप्रेस करना होगा। और तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हम देखते वो नाइट्स बोल रहे होते हैं हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग ह्यूमंस हो या डीमंस, हमें बस रिवॉर्ड से फर्क पड़ता है। और जैसे वो नाइट उन लोग को मारने वाले होते हैं तभी उन लोग को वहाँ पे कोई रोक देता है, और वो बंदा बोलता है मैंने यहाँ पे सब कुछ सुन लिया और अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और जाकर अपने लीडर को ढूंढो। मैं यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मैंने यहाँ पे कुछ देखा ही नहीं। लेकिन उनमें से एक नाइट बोलने लगता है कि हम लोग रेड ड्रैगन और तुम व्हाइट ड्रैगन, तो हमें तुम्हारी ऑर्डर्स को सुनने की जरूरत नहीं। और तभी वो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, बोलता है मैं व्हाइट ड्रैगन का हेड हूँ और तुम लोग नॉर्मल सोल्जर हो, तो अब मुझे बताओ किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन सी स्क्वाड से हो, मैं तुम लोग को यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ। और ये सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी जियांग बोलता है सोल्जर तो चले गए लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे आ गया। और तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं हूँ सोफिसा जो कि व्हाइट ड्रैगन नाइट्स का हेड है, और मुझे बता तुम लोग को डीमन टाइगर ने कब स्लेव बनाया था। और तभी जियांग बोलता है मिस्टर लीडर अच्छा हुआ आप आ गए, वरना वो सोचते तो हमें मार ही देते। लेकिन हम देखते सोफिसा बोलता है अगर तुम लोगों ने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया तो मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। और तभी इसाबेला बोलने लगती है अगर तुमको हमें मारना तो मार दो। और जियांग मन में सोच रहा होता है मुझे सोच समझ के बोलना होगा, नहीं तो यहाँ पे मेरी जान भी जा सकती है। और जियांग बोलता है मुझे ध्यान नहीं कि हमको कब लाया गया था, लेकिन शायद मैं उसको 5 से 6 साल का हूँगा। और सोफिसा बोलता तुम लोग डीमन एलियन के अंदर क्या करते थे। जियांग बोलता मैं वहाँ पे असिस्टेंट कुक था, और यहाँ पे ये जो लड़की ये मेरी वाइफ है, इसको भी डीमंस ने स्लेव बना के लाया था। फिर सोफिसा बोलता है तो आखिर तुम्हारे कपड़े कहाँ गए। और वो अपना कोट उतार के जियांग को देता है और बोलता है लगता है जब तुम लोग वहाँ से भाग रहे थे तो डीमंस ने तुम्हारे कपड़े भी छीन लिए, और लगता है तुम लोग काफी ज्यादा परेशान किया गया है, तुम लोग मेरे साथ चलो मैं तुम लोग को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और फिर सोफिसा उन लोग को अपने साथ में लेके आ जाता है, और जियांग इसाबेला को पकड़ के बैठा होता है और बोलता है ये वॉल्स तो काफी ज्यादा बड़ी है। और तभी इसाबेला उससे बोलती है आखिर तुमने मुझे इतना टाइट क्यों पकड़ रखा है। और तभी जियांग बोलता है क्योंकि मुझे हॉर्स पे बैठने का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर हमें उस कैपिटल के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे 4 सीजन में रहने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है और कोई भी एनिमी अंदर एंटर ना कर पाए, इसीलिए वॉल्स पे काफी सारी कैनन्स लगी हुई है। और साथ ही में इन वॉल्स को हाई लेवल के सोर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। जब वो लोग अंदर एंटर करते हैं तो जियांग वहाँ के लोगों को देख काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है यहाँ की ड्रेसिंग और बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा अलग है। और तभी सोफिया तुम लोग को बोलता है जियांग और ये भी आखिर तुम लोग का नाम इतना ज्यादा अजीब क्यों है, क्या ये नाम भी तुम्हारा डीमंस ने चेंज किया है। और तभी जियांग हाँ बोलता है और सोच रहा होता है अगर मैं इसाबेला का रियल नाम सोफिया को बताया था तो हम पकड़े जाते। और तभी सोफिया बोलता है तो क्या तुम्हारे पुराने नाम तुमको याद है। जियांग बोलता है नहीं हम सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके सामने एक रेड हेयर वाला बंदा गार्ड्स के साथ खड़ा होता है, और वो बंदा होता है रॉयल फैमिली का जिसका नाम होता है टॉल्सबुरी। तभी जियांग बोलता है आखिर ये बंदा कौन है और इसने हमारा रास्ता क्यों रोक दिया। तभी इसाबेला बोलती है इसकी ड्रेसिंग देख के लग रहा है कि रॉयल फैमिली से है। और तभी जियांग बोलता है तो काफी ज्यादा गंदा दिखता है, आखिर ये रॉयल फैमिली का कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे एक नाइट बोलता है तुम अपनी आवाज़ धीरे रखो, ये रीजन का बेटा है तुम इसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। और तभी जियांग बोलता है तो क्या रीजन हमारे लीडर से बड़े हैं। और तभी वो नाइट बोलने लगता है हमारे लीडर और रीजन में बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि रीजन रॉयल फैमिली से हैं। और फिर वो नाइट बताने लगता है कि हमारे जो एक्चुअल किंग है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और जब तक किंग बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके साइड रीजन को रीजेंट लेते हैं। और तभी इसाबेला बोलने लगती है इसमें कुछ खास नहीं है, अगर मेरी पावर डिसअपियर नहीं हुई होती तो मेरे सामने कुछ भी नहीं होता। और तभी वो नाइट बोलने लगता है ये भी को मना कर दो कि वो कुछ भी फालतू ना बोले। और तभी जियांग बोलता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर ये कुछ भी फालतू बोले तो मैं इसको मारूंगा। और तभी सोफी सर टोल्सबुरी को ग्रीट करता है, और तभी टोल्सबुरी बोलने लगता है कि मुझे लगा था कि गेट ओपन हुआ तो मेरे फादर यहाँ पे आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे यूजलेस व्हाइट ड्रैगन टीम आई है। और तभी सोफी सर बोलने लगता है मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि जब किंग ने एग्रीमेंट को साइन करने के लिए हमें भेजा था तो आखिर रीजेंट हमसे पहले वहाँ पे क्यों चले गए। और तभी टोल्सबुरी बोलने लगता है क्योंकि किंग ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया था और उन्होंने डीमन क्वीन को मारने का फैसला लिया था। क्यों तुम्हें किंग के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है बोलता है वो बस ये जानना चाहता है कि ये डिसीजन किंग का था या फिर रीजेंट का। और हमें पता चलता है कि वो बंदा इंपीरियल लीडर गुरु दीता है और वो बंदा सोफिसा का फादर होता है। और तभी जियांग बोलता है कि टीम के लीडर के फादर एम्पायर की कोई बड़ी पोस्ट पे है। और तभी वो नाइट बोलने लगता है कि हमारे जो गुरु दीता है वो किंग के काफ़ी ज़्यादा करीब है और यहाँ के इकलौते इंपीरियल लीडर भी। और मास्टर गुरु और रीजन की सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती। और तभी हम देखते वापस से मेन गेट खुलता है और यहाँ पे रीजन अपने रेड ड्रैगन के साथ आए होते हैं और साथ ही में उन लोग के पास प्रीस्ट का सर भी होता है, जिसे देख के इसाबेला काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। लेकिन जियांग उसको वहीं पे रोक देता है और इसाबेला बोलती है रीजेंट तुम्हें इस चीज़ का पछतावा होगा। और तभी रीजेंट वहाँ पे बोलने लगते हैं क्या यहाँ पे मास्टर गुरु मुझे वेलकम करने के लिए आए हैं। मास्टर गुरु बोलता है आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमेशा चल के किंग से मिले। और रीजेंट बोलता चलिए ठीक है, वैसे मुझे भी किंग से कुछ बात करनी थी। और हम देखते टॉल्सबुरी रीजेंट के पास जाने लगता है
लेकिन तभी रीजेंट काफी गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम्हें मुझसे कुछ फालतू बात करनी है तो फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, वरना यहीं पे तुम मारे जाओगे। और तभी जियांग बोलता है, तुम जिस बंदे को मारने का बोल रही थी वो तो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। और तभी वहाँ पे एक नाइट बोलने लगता है कि हमारे जो ग्रुप लीडर है वो मास्टर गुरु के साथ चले गए, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको उनके पैलेस लेके जाऊँ। और जब जियांग सोफिसास का घर देखता है तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, ग्रुप लीडर घर इतना बड़ा। और इसाबेला बोलते, तुम इसको देख के इतना शौक हो रहे हो, इसका मतलब तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है। और जैसे ही वो लोग उस पैलेस के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ के हाउसकीपर एलेना उनका वेलकम करती है। और एलेना को देख के जियांग के मन का ठहरपना जाग जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पर रहने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर एलेना बोलती है, आप तो काफी ज्यादा भूखे होंगे, प्लीज हमारे साथ चलिए, हम आपको खाना देते हैं। और वो लोग उनके साथ चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है और किंग वहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम लोग वहाँ से वापस आ गए, इसका मतलब डीमन क्वीन के साथ जो एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, तो बताओ आखिर तुम लोगों को क्या रिवॉर्ड चाहिए। और तभी रीजेंट बोलता है, योर हाइनेस, मैं आपके काम आ सका वो बहुत बड़ी बात है और मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। और तभी मास्टर गुरु बोलने लगते हैं कि आपने कहा था कि हम लोग को डीमन ट्राई के साथ एग्रीमेंट करना है और उसकी पूरी जिम्मेदारी व्हाइट ड्रैगन टीम के पास थी, लेकिन रीजेंट वहाँ पे हमसे पहले चले गए और उन्होंने वहाँ पे डीमन क्वीन के ऊपर अटैक कर दिया। और ना सिर्फ रीजेंट ने आपका ऑर्डर नहीं माना, बल्कि इससे आपका नाम भी काफी ज्यादा खराब हुआ और हम दोनों ट्राइब के रिलेशन पहले से काफी ज्यादा खराब हो गए। और जो डीमन क्वीन अभी मिसिंग है वो अगर वापस आ गई तो पक्का हमारे ऊपर अटैक करेगी। लेकिन तभी किंग बोलने लगता है, टीचर मुझे पता है कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन के ये सब करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तभी रीजन बोलता है, योर हनर प्लीज आप ऑर्डर दीजिए कि मैं अपनी रिपोर्ट को पेश कर सकूं। और फिर रीजन बोलने लगता है, जब दोनों ट्राइब ने मान लिया कि हम लोग आज के बाद वॉर नहीं करेंगे, तभी डीमन क्वीन की राइट हैंड लिलियन का मेरे पास लेटर आया और उसका कहना था कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे और उसको डीमन ट्राइब की नई क्वीन बना देंगे तो दोनों ट्राइब के रिलेशन काफी अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ तक कि डीमन ट्राइब ने उसको नया रूलर मान भी लिया है और जो पुरानी क्वीन थी वो वहाँ से भाग चुकी है, इसीलिए उस डील का कोई मतलब नहीं था और इसीलिए मैंने लिलियन के साथ एक नई डील करी और उसके डॉक्यूमेंट मैं आपको पेश कर रहा हूँ। और किंग उस डॉक्यूमेंट को चेक करके बोलते हैं, रीजेंट आपने इस बार भी काफी अच्छा काम किया। और तभी मास्टर गुरु बोलने लगते हैं, लेकिन ओसा क्लैन सेंचुरी से डीमन ट्राइब के ऊपर रूल करता हुआ आ रहा है और उनसे अच्छा डीमन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते किंग बोलने लगते हैं, टीचर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रीजेंट वहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। और फिर हम देखते इसाबेला सोच रही होती है कि अगर मैं ऐसे डीमन टाइम में चली भी जाती हूँ तो वहाँ पे कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे हमेशा ह्यूमन बन के रहना होगा। और फिर हम देखते हैं हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बात ले रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ फंस गया, अगर ये रिंग मुझे यहाँ पे लेके आ सकती है तो इसका मतलब शायद ही मुझे वापस भी भेज सकती है, क्योंकि मुझे वैसे भी अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे नहीं रहना। और पहले मुझे ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लोग को मरते हुए देखा तो अब मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस जाना है। और फिर जियांग उस रिंग को पहन लेता है। तभी वहाँ पे सोफिसास आता है और बोलता है तुम यहाँ पे बात ले रहे हो, चलो ठीक है फिर साथ में मिलकर नहाते हैं। और जियांग सोफिसास के मैटर को देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और फिर बोलते है तो काफी ज्यादा बड़ा है। और तभी उसके दिमाग में इसाबेला की बात आती है कि आखिर वो डीमन ट्राइब के स्लेव्स को इतनी अच्छी तरह ट्रीट क्यों कर रहा है। और फिर वो सोफिसास के बॉडी का स्कार्स देखता है, सोचता है लगता है इसने काफी सारे बैटल्स में हिस्सा लिया है। और फिर सोफिसास बोलता है, क्या तुम्हें जगह की आदत पड़ गई। और जियांग बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कहीं ये मेरे साथ कुछ करने की तो नहीं सोच रहा। फिर सोफिसास बोलता है, मैं कल कुछ लोगों को भेज दूंगा ताकि तुम्हारी फैमिली को ढूंढा जा सके। तभी जियांग बोलता है, तो लीडर आप हमारी फैमिली को ढूंढना चाहते हैं। सोफिसास बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी वो काफी ज्यादा कम है। सोफिसास बोलता है, क्या तुम्हें कुछ और याद है। लेकिन जियांग बोलते हैं, मेरी सारी मेमोरीज गायब हो चुकी हैं। और फिर सोफिसास बोलने लगता है, मेरा एक छोटा भाई था बिल्कुल तुम्हारी तरह और उसको डीमन ट्राइब ने 12 साल पहले पकड़ लिया था और उसका नाम था सोफिसाक, क्या तुम ऐसे किसी इंसान से डीमन ट्राइब में मिले हो। और फिर जियांग बोलने लगता है कि वहाँ पे मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं तो उन लोगों को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी सोफिसास बोलता है, तो आखिर जब वो किसी को पकड़ के लाते हैं तो आखिर उनके साथ क्या करते हैं। और जियांग बोलता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे स्लेव्स होते हैं तो हम लोग को मारना और गाली देना तो आम सी बात है, और जब से मैं छोटा था तब से मैं किचन में ही रहा हूँ। और जियांग सोच रहा होता है शायद ही हमको इसलिए अच्छी तरह ट्रीट कर रहा है क्योंकि अपने छोटे भाई के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है। और फिर सोफिसास बोलने लगता है, काश अभी भी वो जिंदा हो और हम कभी वापस मिल सके। और तभी जियांग बोलता है, भले हम लोग वहाँ पे स्लेव्स थे लेकिन हम लोग को वहाँ पे अच्छा खाना मिलता था। तो फिर सोफिसास बिल्कुल तुम्हारी तरह लंबा चौड़ा हो गया होगा। और सोफिसास सोच रहा होता है, काश डीमंस के साथ वो एग्रीमेंट साइन हो गया होता तो फिर मैं उन लोगों को अपने भाई को छोड़ने के लिए बोलता। और तभी जियांग बोलता है, लेकिन हमने तो उनके ऊपर अटैक कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने सारे स्लेव्स को मार दिया होगा। और तभी सोफिसास बोलता है, रीजेंट ने बोला कि वहाँ पे एक नया रूलर बन चुका है जिसका नाम है लिलियन। और जियांग सोच रहा होता है, जिसने इसाबेला को धोखा दिया वही अब डीमन ट्राइब की नई रूलर बन चुकी है, अब ये बात मुझे इसाबेला को बतानी होगी। और सोफिसास बोलता है, अब सब कुछ रीजेंट के हाथ में है। और तभी जियांग बोलता है, आपके फादर रीजेंट की बिल्कुल नहीं बनती तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और सोफिसास बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी सोफिसास बताने लगता है उसके जो फादर है वो किंग के टीचर है और उनके ऊपर किंग काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। और क्योंकि मेरे फादर डीमन ट्राइब के लिए एक एग्रीमेंट लेके गए थे इसीलिए रीजेंट कभी मेरी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करना होगा ताकि मैं अपने भाई को ढूंढ सकूं। और तभी जियांग बोलने लगता है, लीडर आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान हैं
और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, आप पक्का अपने भाई को ढूंढ लेंगे। और तभी सोफी सास बोलता है, जियांग मेरे को ऐसा बोलने के लिए थैंक यू, और अब तुम्हें मुझे कैप्टन या टीम लीडर बनाने की जरूरत नहीं, तुम मुझे सोफी सास बुला सकते हो। और तभी एलेना जियांग को उसका रूम दिखा देती है और जियांग उसको जाते हुए देख रहा होता है, सोचता है ये सच में काफी ज्यादा सुंदर है, अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मजा आ जाएगा। और जैसे जियांग रूम के अंदर एंटर करता है तो इसाबेला अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और इसाबेला को देख के जियांग के नाक से वापस खून आने लगता है। तो बोलता है, इसाबेला तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। और तभी इसाबेला फटाफट से गेट बंद करती है और बोलती है, मुझे मेरे रियल नाम से बुलाना बंद करो, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई हमारे ऊपर ध्यान रख रहा होगा। और तभी जियांग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सोफी सास काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और इसाबेला बोलती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, बल्कि मैं उस मेड की बात कर रही हूँ, जब से हम यहाँ पे एंटर हुए हैं तब से उसने हमारे ऊपर ध्यान लगा रखा है। फिर जियांग बोलता है, लेकिन हम लोग एक रूम में कैसे रहेंगे। और तभी इसाबेला बोलती है, ये भी तुम्हारी गलती है, तुम बार बार टीम लीडर को ये बोल रहे थे कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। तभी जियांग बोलने लगता है, तो तुम्हारे कहने के हिसाब से उन लोगों ने हमको एक कमरे में इसलिए रखा है ताकि उन लोगों को पता चल सके कि हम लोग सच में मैरिड है या नहीं। और तभी इसाबेला बोलने लगती है, अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो लोग हमें उसी वक्त मार देंगे। और तभी इसाबेला बोलती है, लगता है बाहर कोई है। और हम देखते हैं एलेना उनके गेट के बाहर होती है, गेट के पास कान लगा के उनकी आवाजें सुन रही होती है और अंदर से वो लोग काफी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे होते हैं। फिर इसाबेला बोलती है, लगता है वो चली गई, लेकिन जियांग अभी भी आवाजें बंद नहीं कर रहा होता। और इसाबेला बोलती है, अगर तुमने वापस ऐसा किया तो मैं तुम्हें इसी रूम में मार दूंगी। और तभी जियांग बोलने लगता है, अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम लोग रियल में भी ये सब कर सकते हैं। तभी इसाबेला उसको काफी तगड़ा पंच मारती है और बोलती है, मैं बेड पे सोऊंगी और तुम नीचे सोओगे, और मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर मेरे सोते हुए तुमने कुछ करने का ट्राई किया तो तुम इस प्लेनेट में एग्जिस्ट नहीं करोगे। और तभी जियांग बोलता है, तुम एक ऐसी टाइगर हो जिसके क्लोज कर चुके हैं। इसाबेला बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आके ट्राई कर लो। तभी जियांग बोलता है, इसाबेला तुमने मेरे को यहाँ पे समन किया है तो तुम मुझे वापस भी भेज सकती हो। तभी इसाबेला बोलती है, नहीं मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकती। और फिर जियांग के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बोलता है, अगर ये रिंग मुझे बुला सकती है तो मुझे वापस भी भेज सकती है। और वो इसाबेला से रिंग मांग के ट्राई करने लगता है, लेकिन बहुत देर ट्राई करने के बावजूद कुछ नहीं होता। और इसाबेला बोलती है, हाई प्रीस्ट ने वहाँ पे कोई पुराना सा स्पेल पड़ा था जो कि डीमन रियल में पड़ा हुआ है। तभी जियांग बोलता है, इसका मतलब अगर मुझे वापस अर्थ पे जाना है तो मुझे डीमन रियल में वापस जाना होगा। और जब वो इसाबेला को रिंग देने वाला होता है तो वो देखता है कि इसाबेला सो चुकी है और वो सोचता है, भले ही इसाबेला काफी ज्यादा अग्रेसिव है लेकिन सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और तभी एलेना सूफी सास के कमरे में जाती है और सूफी सास बोलता है, क्या तुमने उनके ऊपर नजर रखी। और एलेना बोलती है, मैंने उनके ऊपर नजर इसलिए रखी क्योंकि वो लोग अभी अभी डीमन रियल से आए हैं। और तभी सूफी सास को अपने पास खींच लेता है और बोलता है, अगली बार बिना मेरी परमिशन के उनको परेशान मत करना। और तभी एलेना बोलने लगती है, मास्टर ये पहली बार है जब आपने किसी गेस्ट को घर पे लेके आया है। और तभी सूफी सास बोलने लगता है, जब मैं जियांग से पहली बार मिला तो मुझे पता नहीं क्यों उसके साथ एक बॉन्ड फील हुआ, ऐसा लगा जैसे वो मेरी फैमिली है, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो सोफी साक हो। और तभी एलेना बोलती है, मास्टर मैंने आज से पहले आपको इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं देखा। और तभी सोफी सास बोलता है, क्या तुम मेरे लिए खुश हो। और फिर एलेना को बोलता है, एलेना आज तुम प्लीज़ यहीं पे रह जाओ। और वहाँ पे उन लोग का सिस्टम चालू हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जियांग उठता है तो देखता है कि वहाँ पे इसाबेला नहीं होती और एलेना वहाँ पे उसके लिए कपड़े लेके आई होती है। और जब जियांग उस कपड़े को पहनता है तो एलेना बोलती है, आपके ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। और तभी जियांग बोलता है, क्या तुमने इसाबेला को देखा। और तभी एलेना बोलती है, मिस इसाबेला और मेरे मास्टर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो क्यों ना आप भी उनको ज्वाइन करें। और फिर जियांग सोफी सास के पास जाता है, देखता है कि वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर जियांग बोलता है, सोफी सास तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी अच्छा होगा क्योंकि तुम्हारा निशाना काफी अच्छा है। और तभी सोफी सास बोलता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। लेकिन जियांग बोलता है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। और तभी सोफी सास बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन ये भी तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और हम देखते हैं इसाबेला का निशाना भी बिल्कुल एक्यूरेट होता है। और ये देख के जियांग सोच रहा होता है, भले उसकी पावर डिसिपेयर हो चुकी है लेकिन उसकी स्किल्स अभी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी उसको याद आता है कि कल रात को इसाबेला ने उसको क्या धमकी दी थी। और वो सोचता है, नहीं मैं कोई भी अजीब हरकत नहीं करूंगा वरना ये सच में मुझे मार सकती है। तभी एलेना उनको नाश्ते के लिए बुलाती है और वो लोग वहाँ पे नाश्ता करने लगते हैं। सोफी सास बोलता है, तुम लोग काफी टाइम से डीमन टाइप के अंदर हो तो तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल रिलीफ फील करो। जियांग बोलता है, नहीं हम बिल्कुल ठीक है, तुमने वैसे भी हमें काफी ज्यादा हेल्प करी, अब हम तुम्हें और परेशान नहीं कर सकते। तभी सोफी सास बोलता है, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम लोग चाहो तो हमेशा यहाँ पे रह सकते हो। वैसे भी मैंने एलेना को तुम्हारे लिए अपॉइंट कर दिया है और वो तुम्हें सही से सिखा देगी कि ह्यूमन किंगडम में कैसे रहते हैं। और तभी इसाबेला बोलती है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खुद के बेस पे रह सकें क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हम आपके लिए परेशानी खड़ी करें। और तभी सोफी सास बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम लोग चाहो तो तुम लोग हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हो। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे लिए काम का इंतजाम कर सकता हूँ या फिर तुम लोग मेरे यहाँ भी काम कर सकते हो। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं जियांग का हाथ का खाना खा सकूँ। और जियांग सोच रहा था, लगता है मैं फंस गया। और तभी इसाबेला बोलने लगती है कि यहाँ पे रहने से अच्छा कि हम लोग डीमन टाइप वापिस चले जाएं। और जियांग सोच रहा था, लगता कि हम लोग गए। और सोफी सास बोलने लगता है, ये भी आखिर क्या हुआ। और तभी इसाबेला बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि किंगडम के अंदर उन लोग को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है जो कि डीमन टाइप से आते हैं। और फिर हमें बताया जाता है पहले ह्यूमंस काफी ज्यादा वीक थे जिस वजह से डीमंस उनको डरा के रखते थे।
और क्योंकि ह्यूमंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमंस ड्रैगन की खोज में निकल गए। और वहाँ पे उन लोगों को एक रेड ड्रैगन मिला जिसने उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी और यहाँ तक कि उन लोगों को मैजिक यूज करना सिखाया। और यही वजह है कि ह्यूमंस ड्रैगन्स को एम्बलम की तरह यूज करते हैं। और जो हमारे किंग है उनके पास 7 आर्मीज हैं और हर किसी का एम्बलम ड्रैगन से रिलेटेड है। उन सारे ड्रैगन आर्मी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेड ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन आर्मी। जो 4 आर्मी 4 वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है वो है पर्पल, टील, एम्बर और ऐश। और वहीं पे जो व्हाइट ड्रैगन ग्रुप है वो एम्पायर के इंटरनल मैटर को संभालता है। और अगर कोई भी बंदा काफी ज्यादा गरीब है तो उसकी गरीबी मिटाने का ये तरीका है कि वो आर्मी को ज्वाइन कर ले। और आर्मी को ज्वाइन करने के भी 2 तरीके हैं, या फिर तो वो बंदा खुद से प्रैक्टिस करे और अपनी वर्थ को साबित करे, और दूसरा रास्ता ये है कि वो यहाँ के स्कूल से डिप्लोमा कोर्स ले ले। जब से किंग ने ये स्कूल को एस्टेब्लिश किया है यहाँ से काफी सारे टैलेंटेड ग्रेजुएट निकले हैं। और ये भी माना जाता है कि स्कूल के जो हेडमास्टर है वेसिली एंड्रे वो 500 साल से जिंदा है और उनको इतने सारे मैजिक स्पेल आते हैं कि उनका पावर लेवल गॉडली लेवल पे पहुंच चुका है। और ये भी माना जाता है कि उस स्कूल के जो टीचर्स है वो मिल के कई सारी आर्मीज को हरा सकते हैं। और तभी इसाबेला बोलने लगती है तो मुझे उस स्कूल को ज्वाइन करना है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे मैजिक सिखाते या फिर स्वॉर्ड, बस मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। और तभी सोफी सास बोलने लगता है क्या तुम लोगों ने फाइनल डिसीजन बना लिया है? तभी इसाबेला बोलती है मुझे रिवेंज चाहिए। सोफी सास बोलता है क्या रिवेंज? और जियांग सोच रहा होता है लगता है हम फंस गए। तभी जियांग बोलता है हाँ हमें रिवेंज चाहिए, हम लोग को उस डीमन ट्राइब ने काफी ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए हम लोग पावरफुल बन के डीमन ट्राइब को हराना चाहते हैं। इस तरीके से हम उन लोगों को बचा पाएंगे जो स्लेव्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। और तभी सोफी सास बोलता है अगर यही रीजन है तो मैं तुम्हें कभी वो स्कूल ज्वाइन नहीं करने दूंगा। तभी जियांग बोलता है लेकिन क्यों? फिर सोफी सास बोलने लगता है फाइट करना जितना ईजी लगता है उतना होता नहीं है, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया मुझे तुम्हारी फैमिली को ढूंढना चाहिए। और तभी जियांग बोलता है सोफी सास वैसे मेरे पास एक और रीजन है, हम लोग को डीमन इसलिए पकड़ के ले गए थे क्योंकि हम लोग उसको काफी ज्यादा वीक थे, और अगर हम लोग स्ट्रांग बन जाते हैं तो हम लोग काफी सारे लोग की हेल्प कर सकते हैं। और आपके फादर और रीजेंट दोनों ह्यूमंस के लिए फाइट कर रहे हैं तो हम लोग भी उसके अंदर अपना रोल निभाना चाहते हैं, और इसी तरीके से जो आपने हमारी हेल्प की है हम उसको रीपे कर पाएंगे। और इसाबेला सोच रही होती है वो भले ही काफी ज्यादा वीक है लेकिन बातों में इसका जवाब नहीं। और जियांग सोच रहा होता है मेरे दिमाग के डिक्शनरी में जितने भी वर्ड थे मैंने उन सबको यहाँ पे यूज कर लिया। तभी सोफी सास बोलने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरी इतनी टेंशन करते हो। और तभी जियांग सोच रहा होता है इसने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। और तभी इसाबेला बोलने लगती है ग्रुप लीडर हमको डीमन ट्राइब से लेके आया गया है और हम लोग यहाँ के रेगुलर सिटीजन भी नहीं है, तो अगर हमें इस स्कूल में जाना है तो हमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तभी सोफी सास ही बोलने लगता है अगर सच में तुम लोग स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हो तो तुम लोग हमारे किंगडम के लिए काफी अच्छा कर सकते हो। वैसे ये भी तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है, लेकिन जियांग तुम्हारे पास काफी कम पोटेंशियल है, लेकिन शायद बाकी चीजों में तुम काफी अच्छे हो। और तभी सोफी सास उनको अकेडमी के पास लेके आता है और बोलता है क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा लेट हो और ये अकेडमी 2 महीने पहले चालू हो चुकी है तो इसीलिए मैं तुम लोग को यहाँ पे लेट इंसर्ट स्टूडेंट के तौर पे भेज रहा हूँ। और तभी जियांग बोलता है इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली स्वॉर्ड या फिर मैजिक क्लास में जाने वाले हैं। तभी सोफी सास बताता है कि इस अकेडमी के अंदर काफी सारे ब्रांचेज हैं और उनमें से स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक एक है, और हर एक ब्रांच के अंदर तुम्हें एक टीचर मिलेगा जो कि तुम्हें वहाँ पे गाइड करेगा और तुम्हारी वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझते हुए तुम्हें तुम्हारी आइडियल ब्रांच को बताएगा। तभी जियांग बोलता है मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे करना है। और तभी सोफी सास बोलता है तुम्हें बस अपनी विल पावर को बना के रखना है और तुम वो चीजें पास कर लोगे जो तुम्हें नहीं आती। और यहाँ पे एचल तुम्हें हर गाइडेंस टीचर के पास लेके जाएगा। और तभी जियांग बोलता है तुम तो वही पहले वाला नाइट हो। और तभी जियांग बोलता है सोफी सास तुम हमारे साथ नहीं आओगे? और तभी सोफी सास बोलता है नहीं, आज मैं अपने फादर के साथ किंग के पास जा रहा हूँ, और अगर तुम लोग यहाँ पे टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पे अकेडमी में जगह मिल जाएगी, और अगर तुम लोग नहीं कर पाते तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आ जाऊंगा। और जियांग सोच रहा होता है इस वर्ल्ड के अंदर ये मेरा फर्स्ट टेस्ट होने वाला है। और तभी हमें अकेडमी के अंदर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक यासो जो कि कॉम्बैट टीचर है बच्चों को शैडो स्टोन के बारे में बता रहा होता है और बोलता है तुम्हें से एक बच्चा आगे आओ। और हम देखते वहाँ से एक लड़का आता है और माइक यासो उसे एक पत्थर देते हैं और बोलते इस पत्थर को अपने हाथ में लेके उस स्टैचू के ऊपर पंच मारो। और जब वो लड़का उस स्टैचू पे पंच मारता है तो उस स्टैचू पे काफी तरह इम्पैक्ट पड़ता है। और तभी माइक यासो बोलते हैं अब तुम अपना हाथ खोलो, और उसके हाथ के अंदर जो पत्थर होता है वो पूरी तरीके से टूट गया होता है। तभी माइक यासो बोलते तुमने कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ लगा दी, और अगर तुम्हें शैडो स्ट्रेंथ को मास्टर करना है तो तुम्हें इस तरीके से पंच करना होगा कि तुम्हारे हाथ के अंदर जो चीज है उसके ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना हो। और तभी वो लड़का बोलने लगता है टीचर लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? और तभी माइक यासो एक पिंजरे के अंदर से चिड़िया निकालते हैं और फिर पंच बनाते हुए स्टैचू को काफी ज्यादा पंच मारते हैं, और उनके पंच की वजह से वो पूरा स्टैचू टूट जाता है, लेकिन उस चिड़िया को कुछ भी नहीं हुआ होता। और वो लड़का बोलने लगता है टीचर आखिर आपने कैसे किया? और हम देखते वहाँ पे जियांग आ गया होता है और बोलते तो काफी ज्यादा कूल था, आपने बस एक ही पंच के अंदर वो पूरे स्टैचू को तोड़ दिया। और माइक यासो बोलते आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी एचल वहाँ पे बोलता है टीचर माइक यासो हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन ये बच्चे यहाँ पे इंसर्ट स्टूडेंट हैं और उनको मैं एंट्रेंस टेस्ट दिलाने के लिए आया हूँ। और तभी सारे बच्चे बात करने लगते हैं ये तो एक लड़की है और सच में ये काफी ज्यादा सुंदर है, अगर ये हमारी क्लास में आते तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और तभी हम देखते हैं माइक यासो अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं जिससे एकदम से सारे बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी इसाबेला बोलती है कि हम लोग वहाँ पे चल के स्वॉर्डमैनशिप वो मैजिक क्लास देखे।
और तभी माइक ऐसे बोलते हैं, इसकी कॉमेडी स्किल काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसाबेला बोलने लगती है, टीचर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ मैजिक या शॉर्ट क्लास में जाना है। और तभी माइक ऐसे बोलते हैं, ये लड़का भी काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है। और तभी एचिल बोलता है, मिस्टर जियांग आप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते उसको टच करते हैं, जियांग वहाँ पे गिर जाता है। और इसाबेला बोलती है तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। और तभी हम देखते थोड़ी देर बाद जियांग को होश आता है और वो बोलता है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। और तभी वो पहला लड़का बोलने लगता है, तुम हमारे टीचर के पावर रिलीज करने की वजह से बेहोश हो गए थे। और तभी जियांग बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे। और तभी वो लड़का बोलने लगता है, ये स्किल उन्होंने खुद से बनाई है, हालांकि तुमने टेस्ट तो पास नहीं किया, लेकिन मैं वो तुम्हें सिखा सकता हूँ। और तभी जियांग बोलता है, वैसे अच्छा ही हुआ कि मैं पास नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे चोट लगे, लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। और वैसे भी आज से मैं इस अकेडमी का स्टूडेंट होने वाला हूँ और मेरा नाम है जियांग और तुम मेरे पहले फ्रेंड हो जो कि मेरा इस अकेडमी में बना है। और तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, मेरा नाम है एलेक्स आयर और क्योंकि तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें फ्रेंड के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो वहाँ चला जाता है और वो बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे कभी भी मिलना हो तो मैं तुम्हें कॉम्बैट क्लास में मिलूंगा। और तभी इसाबेला बोलती है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट तो है नहीं, लेकिन तुम फ्रेंड्स काफ़ी जल्दी बना लेते हो। और तभी एचिल बोलता है, तुम लोगों को कॉम्बैट नहीं सीखना, तो चलो हम लोग मैजिक या फिर स्वॉर्डमैनशिप क्लास में चलते हैं। और तभी हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप की टीचर जिनका नाम डोरोना होता है और मैजिक की टीचर वेडली ऐसी फाइट कर रहे होते हैं। और टीचर वेडली बोलती है, तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप के बच्चे हमेशा फील्ड में आ जाते हैं, तो आखिर मेरी क्लास के बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और तभी टीचर डोरोना बोलने लगती है, अगर तुम्हें फील्ड को खाली कराना है तो तुम्हें मुझसे पहले बोलना चाहिए, तुम तो डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। और हम देखते हैं उस क्लास के अंदर टॉस बुरी भी होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा आता है और बोलता है, क्या हम लोग यहाँ पे फाइटिंग बंद कर सकते हैं। और तभी टीचर वेडली का एक अटैक टीचर डोरोना को लग जाता है और टीचर डोरोना बोलती है, अगर तुम्हें ऐसी फाइट करना है तो फिर मैं रेडी हूँ। और फिर वो आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर काफी तरह अटैक करती है, लेकिन टीचर वेडली एक शील्ड बना लेती है और उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा के एक ओल्ड मैन की तरफ जाने लगता है। लेकिन जियांग वहाँ पे काफी तेज से जाते हुए उस ओल्ड मैन को वहाँ पे बचा लेता है। और तभी जियांग के ऊपर टीचर डोरोना स्वॉर्ड रख देती है और बोलती है, तुम मुझे इस अकेडमी के नहीं लगते, तो आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और तभी जियांग बोलने लगता है, टीचर आप लोग की फाइट की वजह से इस ओल्ड मैन को लगते हुए बचा है। लेकिन हम देखते वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो गया होता है। और तभी हम देखते वहाँ पे एचिल आता है और बोलता है, मिस डोरोना प्लीज शांत हो जाइए, ये सोफी सास का फ्रेंड है। और एचिल को देख के टीचर डोरोना बोलने लगती है, क्या सोफी सास भी तुम्हारे साथ आए हैं, आखिर वो कहाँ पे हैं। और तभी एचिल बोलने लगता है, सोफी सास हमारे साथ नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये इंसर्ट स्टूडेंट भेजे हैं और मैं यहाँ पे चेक करा कि वो कौन से ब्रांच के लिए सूटेबल है। और तभी टीचर डोरोना बोलती है, क्या सच में सोफी सास ने इनको भेजा है। तभी टीचर वेडली बोलती है, क्या प्रिंसिपल इसके लिए मान गए। और एचिल बोलता है, सोफी सास ने इसके लिए रिक्वेस्ट कर ली थी। और तभी टीचर डोरोना इसाबेला के बॉल्स को देख के खुद के और टीचर वेडली के बॉल से कंपेयर करने लगती है। और तभी टॉसबुरी के पास वो लड़का बोलता है, ये जो नई वाली लड़की काफी ज्यादा सुंदर है। और टॉसबुरी बोलता है, नहीं मेरे हिसाब से ये एवरेज है। और तभी टीचर डोरोना बोलती है, तो चलो हम लोग पावर को टेस्ट करते हैं, तो तुम में से पहले कौन आएगा। टीचर डोरोना बोलती है, मिस वेडली आखिर आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं। तभी टीचर वेडली एक ग्रीन कलर की बॉल निकालती है। और तभी जियांग एचिल से पूछता है, क्या वो ग्रीन कलर की जो मैजिक बॉल है वो किसी इंसान का पोटेंशियल चेक करती है। और तभी एचिल बोलता है, क्या तुम बाउंड्री फोर्स के बारे में नहीं जानते। और जियांग बोलने लगता है, क्योंकि मैं डीमन ट्राइब के अंदर था तो इसीलिए मुझे ह्यूमंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और तभी एचिल बोलने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गया था कि तुम डीमन ट्राइब में एक स्लेव थे। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बाउंड्री फोर्स होती है वो हर एक लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होती है, लेकिन उस फोर्स को नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें उस बाउंड्री फोर्स को यूज़ करना है तो तुम्हें अपनी बॉडी को पुश करना होगा उस लेवल तक जब तक वो बाउंड्री पॉइंट तक ना पहुँच जाए। लेकिन वो जो ग्रीन कलर की मैजिक बॉल है वो किसी की भी बाउंड्री फोर्स को बताती है। और तभी जियांग बोलता है, लेकिन आखिर ये बाउंड्री फोर्स होती क्या है। और तभी एचिल बोलने लगता है, हर किसी के बॉडी के अंदर एक वाटर कप होता है जिसके अंदर जाके पानी स्टोर होता है, और वो किसी का छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। और तुम एक तरीके से बोल सकते हो जो वाटर कप है वो बाउंड्री पावर है, उसके अंदर वाटर फिल हो रहा है वो बाउंड्री फोर्स है। और जितना ज़्यादा कोई भी ट्रेनिंग करेगा वो उतनी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। और अगर किसी को मैजिक या स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है तो उसके पास बहुत ज़्यादा बाउंड्री फोर्स होना चाहिए। और अगर उन लोगों का कप काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ तो वो लोग इस क्लास को अटेंड नहीं कर सकते। और अगर डीमन ट्राई की बात की जाए तो इसको मैजिक फोर्स बोला जाता है। और जैसे इसाबेला उस ग्रीन बॉल को हाथ में लेती है तो सारे लोग उसको चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं, सच में तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम फटाफट से हमारी क्लास को ज्वाइन कर लो। और एचिल बोलता है, अगर वो बॉल कम चमकी तो इसका मतलब तुम इस क्लास को अटेंड नहीं कर सकते। और तभी टीचर डोरोना सोच रही होती है, पक्का इसको सोफी सास ने इसलिए भेजा है क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा बड़े बॉल्स हैं। और तभी टीचर डोरोना बोलती है, तुमने काफी टाइम से उस बॉल को पकड़ कर रखा है, अगर तुमसे नहीं हो तो तुम छोड़ सकती हो। और तभी टीचर वेडली बोलती है, तुम अपना मुंह बंद करो, मैं इसको फील कर सकती हूँ। हम देखते इसाबेला के टच करने की वजह से वो ग्रीन कलर की बॉल काफी ज्यादा चमक रही होती है। और टीचर वेडली बोलती है, क्या तुमने कभी मैजिक सीखा है। और तभी इसाबेला बोलने लगती है, हाँ मैंने मैजिक को सीख रखा है, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से मैंने अपने बाउंड्री फोर्स को खो दिया। और टीचर वेडली सोच रही होती है, सच में मुझे इसकी बॉडी से बिल्कुल भी बाउंड्री फोर्स फील नहीं हो रहा, लेकिन इसके पास काफी ज्यादा बाउंड्री पावर है। और तभी टीचर वेडली इसाबेला को बोलती है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ, आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ। और मैजिक क्लास वाले सारे चीयर करने लगते कि मजा आ गया, अब से ये हमारी क्लास में पढ़ेगी। और तभी टीचर डोरोना बोलती है,
तुमने एक बार वापस से चेक भी नहीं किया कि सच में इतनी अच्छी है। एचिल बोल रहा होता है ये भी सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, और जियांग सोच रहा होता है ऐसा होना भी था क्योंकि वो एक डीमन क्वीन है। भले ही उसकी पावर चली गई है लेकिन फिर भी उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और तभी टीचर डोराना बोलती है, टीचर वेडली तुमको एक काफी अच्छी स्टूडेंट मिल गई। लेकिन हम देखते हैं इसाबेल जाके स्वॉर्ड को उठाने लगती है, और तभी टीचर वेडली बोलते तुमने ऑलरेडी टेस्ट को पास कर लिया है। और इसाबेल बोल रही होती है मैं अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मुझे स्वॉर्डमैनशिप ज्वाइन करनी है या फिर मैजिक। और तभी टीचर डोराना बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा टैलेंट दोनों में काम करेगा। और तभी इसाबेल बोलती है मैंने एक फॉरेनर से स्वॉर्डमैनशिप सीख रखी है, तो मैं बस इसको एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तभी टीचर डोराना बोलती है तो चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। और तभी टीचर डोराना बोलती है तो तुम में से कौन सा बच्चा आगे आएगा जो कि इसाबेल से फाइट करना चाहता हो। और टोल्सबुरी बोलता है मैं इससे फाइट करता हूँ। और तभी टीचर डोराना बोलती है ये सिर्फ एक टेस्ट है, इसके अंदर आपको बाउंड्री फोर्स यूज नहीं करना। और हम देखते हैं जियांग इसाबेला को चीयर करने लगता है, और जियांग बोलता है तुम प्लीज केयरफुल रहना, ये सब कमीने मेरे को ठरके लग रहे हैं। और इसाबेला बोलती है तुम काफी ज्यादा अनोइंग हो। और हम देखते जैसे मैच स्टार्ट होता है तो टॉल्सबुरी इसाबेला के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसाबेला उसको ब्लॉक कर लेती है। और तभी हम देखते हैं टॉल्सबुरी वापस से इसाबेला की तरफ आगे बढ़ता है और जंप करते हुए उसके हुक के ऊपर एक कट लगा देता है, जिसकी वजह से इसाबेला के कपड़े का हुक टूट जाता है। और ये देख के वहाँ के सारे लड़कों का ठरकपना जाग जाता है, और जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता है क्या वो कमीना पागल हो चुका है। और फिर हम देखते हैं टॉल्सबुरी वापस अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसाबेल उस अटैक को डॉज कर लेती है। और ऐसे ही करके वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और अब इसाबेल टॉल्सबुरी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। और तभी वो एक अटैक करती है जिसको देख के टीचर डोराना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं टॉल्सबुरी उसके अटैक को काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और अपने बाउंड्री फोर्स को यूज करते हुए इसाबेल के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं इसाबेल पीछे की तरफ हो जाती है और फिर वो वापस से एक अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो पहले वाला बंदा एक बैरियर बना के उसको रोक लेता है और इसाबेल को वहां से बचा लेता है। और ये देख के जियांग वहां पे जाता है और बोलता है हे तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी वाइफ को बचा लिया। और ये बात सुन के वो बंदा वहाँ के सारे बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी जियांग बोलता है क्या तुम ठीक हो। और इसाबेल बोलती है तो कुछ भी नहीं, मैं तो खुद बच सकती थी। और तभी टीचर डोराना एचिल से पूछने लगती है कि सच में उन दोनों की शादी हो चुकी है। और एचिल बोलता है हाँ। और टीचर डोराना बोलती है तुम्हें ये पहले बोलना चाहिए था। और फिर वो टोल्सबुरी की तरफ जाने लगती है और बोलती है मैंने तुमसे बोला था कि बाउंड्री फोर्स को यूज नहीं करना। और टोल्सबुरी बोलता है मैंने उसका यूज खुद को बचाने के लिए किया है। तभी हम देखते हैं टीचर वेडली बोलती है कि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट हैं लेकिन ली एन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम कभी भी नहीं बन सकते टोल्सबुरी। और टीचर वेडली बोलती है ये है मेरा स्पेशल स्टूडेंट जिसका नाम है ली एन। मुझे लगता है ली एन तुम्हें तुम्हारी सूटेबल कॉम्पिटिटर मिल गई। और ली एन बोलता है मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन सकूं। और तभी टीचर डोराना बोलती है लगता है तुमने सारी स्किल टीचर मोचे से सीखी है। और इसाबेल बोलती है आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सारे लोग बोलने लगते हैं टीचर मोचे को तो गॉड ऑफ स्वॉर्ड भी बोला जाता है, इसका मतलब सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी टीचर डोराना बोलती है मैंने भी टीचर मोचे के पास ट्रेनिंग ली है, इसलिए तुमने जो स्किल का यूज किया मुझे पता है उसके बारे में। और तभी इसाबेल बोलती है लेकिन पहले जो आप स्किल का यूज कर रही थी वो मेरी स्किल से काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी टीचर डोराना बोलती है लगता है तुम्हारी नॉलेज भी काफी ज्यादा अच्छी है और चलो ठीक है आज तुम एक स्टूडेंट हो। और हम देखते हैं स्वॉर्डमैनशिप के बच्चे भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी जियान बोलने लगता है तुमने मुझे बोला था कि मैं काफी जल्दी लोगों को अटैक कर लेता हूँ, लेकिन इधर देखो तुम्हारे तो फैंस बन गए। और तभी टीचर वेडली बोलने लगती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी स्टूडेंट ये मेरी स्टूडेंट है। और टीचर डोराना बोलती है उसकी एबिलिटी स्वॉर्ड के अंदर काफी अच्छी है, अगर वो मैजिक में जाती है तो उसका पोटेंशियल खराब होगा। और तभी एचिल बोलता है ये भी आपने क्या डिसाइड किया। और इसाबेल बोलती है मैं अभी तक काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मैंने डिसाइड नहीं किया। तभी बीच में जियान बोलता है तो आप लोग मुझे कब ट्राई करने वाले हैं। टीचर वेडली बोलते चलो ठीक है इधर की तरफ आओ। और फिर वो भी उस मैजिक बॉल को पकड़ लेता है, लेकिन काफी देर तक पकड़ने के बावजूद वो बॉल बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही होती। सारे बच्चे बोलने लगते हैं लगता है ये बंदा बिल्कुल कचरा है। और तभी टीचर वेडली बोलती है ये शुरुआत से पता था कि तुम एक यूजलेस लंबर हो, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए टेस्ट किया ताकि तुम खुद सेटिस्फाई हो सको। और तभी जियांग बोलता है लेकिन आगे यूजलेस लंबर का मतलब क्या होता है। तभी एचिल बोलने लगता है यूजलेस लंबर एक ऐसा ट्री है जो कि साउथ के अंदर होता है और उसकी लकड़ी को हम घर बनाने के लिए यूज में नहीं ले सकते और ना ही उसको फ्यूल बना के फायर के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो ट्री बिल्कुल यूजलेस है। और जिन लोगों के पास भी पोटेंशियल नहीं होता उनको यूजलेस लंबर बोला जाता है। और तभी जियांग बोलता है इसका मतलब ये है कि मैं स्वॉर्ड और मैजिक दोनों नहीं सीख सकता। और तभी जियांग बोलता है क्या यहाँ पे कोई और तरीका नहीं है। और तभी टोल्सबुरी बोलता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, हमने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि तुम एक यूजलेस लंबर हो, फटाफट से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं। तभी जियांग बोलता है अब मुझे समझ में आया, इसीलिए सोफी से मुझे बोल रहा था कि मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए क्योंकि वो जानता था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है। और तभी इसाबेल काफी ज्यादा गुस्सा होती है, बोलती है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार और इसको कचरा बोल के देखो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और टोल्सबुरी बोलता है क्या तुम मुझसे वापस से फाइट करना चाहती हो। तभी हम देखते जियांग इसाबेल को पकड़ लेता है और बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं यूजलेस लंबर हूँ, लेकिन मेरे पास एक काफी प्रीटी वाइफ है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल भी है और वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है। क्यों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना। तभी इसाबेल बोलने लगते तुम यहाँ से जाओ। तभी जियांग बोलता है एचिल चलो हम दूसरी ब्रांच में चलते हैं और इसाबेल तुम यहीं पे रह जाओ और देखो तुम्हें क्या ज्वाइन करना है, स्वॉर्डमैनशिप या फिर मैजिक, तुम सब में बेस्ट करोगी।
तभी हम देखते वो लोग वहाँ चले आते हैं और जियांग बोलता है क्योंकि मैं बाउंड्री फोर्स को यूज नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस एकेडमी में मेरे लिए कोई भी क्लास नहीं है? और तभी एचिल बोलता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग कैपेबिलिटी चाहिए होती है। तुम कोई ऐसी ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हो जो कि नॉन कॉम्बैट से रिलेटेड हो। और जियांग बोल रहा था इसका मतलब मुझे शेफ बनना होगा। और तभी एचिल बोलता है हम लोग हमारी नेक्स्ट ब्रांच में पहुंच चुके हैं जो कि है फोर्जिंग क्लास। और जब वो लोग अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो सारे बच्चे वहाँ पे स्वॉर्ड की ड्राइंग कर रहे होते हैं और जियांग सोच रहा होता है इन सब की ड्राइंग काफी ज्यादा खराब है। और तभी जियांग एक लड़के का डायग्राम देखता है और बोलते हैं तो काफी ज्यादा गंदा है। और ये देख के वो लड़का बोलने लगता है आखिर तुमने क्या बोला? और जियांग काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो लड़का बोलने लगता है आखिर तुम कौन से ब्रांच के पार्ट हो और आखिर तुम यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहे हो? और जियांग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं एक इंसर्ट स्टूडेंट हूँ। तभी जियांग एचिल से पूछता है आखिर ये फोर्ज ड्राइंग करना क्यों सीख रहे हैं? क्या इन लोग को यहाँ पे मेटल नहीं तोड़ना चाहिए? और एचिल बोलता आखिर तुम क्या बोल रहे हो, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और तभी हम देखते हैं फोर्जरी क्लास के टीचर आते हैं जिनका नाम होता है एस्टन मार्टिन। और तभी एचिल भी उनको ग्रीट करता है और टीचर मार्टिन बोलते हैं क्या तुम्हें ये नहीं पता कि फोर्जिंग क्लास क्रिएशन के लिए होती है? और तभी एचिल बोलने लगता है कि जब ये काफी ज्यादा यंग था तो डीमन टाइड ने इसको पकड़ लिया था, इसीलिए इसको ह्यूमन रियल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और तभी टीचर मार्टिन बोलने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर फोर्जिंग कैसे काम करती है। और फिर वो एक पेन निकालते हैं और जमीन के ऊपर शॉट बना के उसको अवेकन होने के लिए बोलते हैं, जिससे वहाँ पे एक रियल की शॉट बन जाती है। और टीचर मार्टिन बोलते हैं तो तुमने देखा ही ऐसे काम करती है। और तभी जियांग बोलने लगता है इसका मतलब ये पेन कुछ भी बना सकता है? टीचर मार्टिन बोलने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कुछ भी बना सकता है जब तक तुम्हारे पास गोल्ड एलॉय क्रिस्टल है। जियांग बोलता है इसका मतलब मैजिक को यूज कर रहे हैं। टीचर मार्टिन बोलते हैं नहीं ये मैजिक नहीं है, ये तो फोर्जरी क्लास है। और तभी जियांग पूछता है टीचर तो क्या आप लोग जो क्रिस्टल यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपने मैजिक कर रखा है? तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं नहीं, वो क्रिस्टल पहले से ही मैजिक का आता है, उसको तो एक बच्चा भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर तुम मेरे पेन की बात कर रहे हो तो वो एक स्पेशल क्रिस्टल से बना है और ये ऐसे आइटम भी बना सकता है जो कि एयर से भी ज्यादा पतले हो। और तभी जियांग बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तो ये चीज तो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, लेकिन टीचर क्या इसको यूज करने के लिए बाउंड्री फोर्स चाहिए? और तभी टीचर मार्टिन हंसने लगता है और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है। और तभी वो पीछे लड़का बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पहले से ही बोल दिया गया है कि इसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, कि तुम यहाँ पे बाउंड्री फोर्स की बात क्यों कर रहे हो? और ऐसे ही हम देखते सारे बच्चे चिढ़ने लगते हैं। और तभी एचिल बोलता है मिस्टर जियान आपको यहाँ पे बाउंड्री फोर्स की बात नहीं करनी चाहिए, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे यूजलेस लंबर हैं। और ये सुनकर जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर मार्टिन को बोलने लगता है टीचर मार्टिन प्लीज मुझे स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी टीचर मार्टिन बोलते क्या तुम्हें ड्राइंग आती है? और जियांग बोलने लगता है क्योंकि मैं भी एक यूजलेस लंबर हूँ। और ये सुनकर वो सारे बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी जियांग उनको ड्रॉ करके बताता है जियांग की ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसने अपने पास्ट लाइफ के अंदर सिर्फ गेमिंग और ड्राइंग की थी। टीचर मार्टिन बोलने लगते हैं सच में तुम्हारी स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है और जो रिक्वायरमेंट्स है तुम उनको कंप्लीट करते हो। और ये देख के एचिल भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता है मिस्टर जियान आपकी ड्राइंग तो काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ तक कि आपने रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट कर लिया। और तभी जियांग बोलने लगता है टीचर मेरे पास ड्राइंग को छोड़ के और कोई स्किल नहीं है। और तभी टीचर मार्टिन बोलने लगते हैं भले ही सबको लगता हो कि क्राफ्टमैनशिप उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इस स्किल को कोई प्रॉपर्ली सीखता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और तभी जियांग बोलता है टीचर मार्टिन मैं भी ये मानता हूँ कि दूसरी ब्रांचेस की तरह फोर्जरी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज सिर्फ ड्रॉ करके बना लेना ये चीज तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो पहले वाला लड़का बोलने लगता है लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें रूल्स बता दूं। पहला रूल ये कि फोर्जिंग इसलिए बनाया गया है ताकि सारे क्रिएचर का भला हो सके और इससे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मैनकाइंड को काफी ज्यादा नुकसान होता हो। सेकंड रूल ये कि तुम किसी का मटेरियल चुरा नहीं सकते और ना ही तुम ये चूज कर सकते हो कि तुम्हें क्या बनाना है और क्या नहीं, क्योंकि तुम्हें सारी चीजों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और थर्ड रूल ये कि तुम फोर्जरी का यूज सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग पे कर सकते हो, ऐसे क्रिएचर जो कि लिविंग है तुम्हें उनको फोर्जरी से क्रिएट नहीं करना। तुम्हें इन 3 रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना है जो कि टीचर ने बनाए हैं। जियांग सोच रहा होता है लगता है हमारे टीचर काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है क्योंकि ये 3 रूल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे पक्का पता है कि उनके साथ सीख के मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दुख नहीं होने वाला। और जियांग बोलता है टीचर प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी एचिल बोलने लगता है मिस्टर जियांग सोफी सास के फ्रेंड है और अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सर सोफी सास को इससे काफी ज्यादा खुशी होगी। तभी वो हरे वाला लड़का बोलता है मतलब इसके बैकअप में काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और तभी टीचर मार्टिन बोलने लगते हैं मुझे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतने टैलेंटेड स्टूडेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। और आज से जियांग तुम मेरे स्टूडेंट हो और ये रहा तुम्हारे लिए ऑरा क्रिस्टल पेन। ये एक एंट्री लेवल पेन है जो कि सबको क्लास को ज्वाइन करने में मिलता है, तुम्हें इसका काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। और जियांग सोच रहा होता है ये बिल्कुल मैजिक की तरह फील हो रहा है। फिर हम देखते सीन चेंज होता है और हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे किंग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और एजेंट उनको बोल रहे होते हैं प्लीज आप जल्दी से ऑर्डर सुनाइए ताकि मैं आगे फैसला कर सकूं। और जब किंग देखता है कि सामने से मिस्टर गुरु आ रहे हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है तो आखिरकार मेरे पास हेल्प आ गई। तभी मास्टर गुरु बोलते हैं योर हाइनेस मैंने सुना कि रीजेंट चाहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और ग्रेट ड्रैगन टीम के लीडर दोनों को यहाँ पे मार दिया जाए। और तभी रीजेंट बोलने लगते हैं मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को लगा रखा था और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे और हमें वहाँ पे पता चला
कि यहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है और जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है वो ईस्ट के लोग की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है और जो ग्रेट ड्रैगन टीम के लीडर हैं वो हमारी आर्मी का राशन उन लोगों को दे रहे हैं और उन लोगों ने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत है और नेशन के बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को मारने का ऑर्डर दें। और तभी मास्टर गुरु बोलने लगते हैं जो ईस्ट के ट्राइब के लोग हैं अभी वो लोग सूखे से गुजर रहे हैं, इसीलिए उन लोग को राशन बांट के वो लोग काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इससे दोनों ट्राइब का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा होगा। और तभी रीजन बोलते ईस्ट में सारे बीस्ट भरे हुए हैं जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, आखिर वो लोग शांति की बात कैसे समझेंगे। और उन सबसे भी बड़ी बात यह है कि किसी ने भी आपको इस बारे में नहीं बताया। और तभी मास्टर गुरु बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, अगर हम लोग एक दिन का भी वेट करते तो वहाँ पे हजारों लोग की जान चली जाती। और एजेंट बोलते हैं वैसे भी उनकी लाइफ कोई मैटर नहीं करती और गुरु इन सारी चीजों के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और फिर वो बोलता है फटाफट से उन लोगों को लेके आओ। और हम देखते वहाँ पे एक बंदा 2 बीस्ट को लेके आता है और हम देखते उनमें से एक मास्टर होता है स्वॉर्ड मास्टर मोचिया और दूसरा होता है कमांडर जनरल बेरू। मास्टर गुरु बोलने लगते हैं आखिर तुमको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। स्वॉर्ड मास्टर मोचिया रीजेंट को ग्रीट करते हैं, तभी रीजेंट बोलते हैं फटाफट से उसको खोलो। और स्वॉर्ड मास्टर मोचिया एक बॉक्स खोलते हैं जिसके अंदर किसी का सर होता है और उस सर को देख के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और किंग बोलते हैं रीजेंट आखिर आपने ऐसा क्यों किया। फिर रीजेंट बोलने लगता है मुझे पता है किंग आप काफी ज्यादा अच्छे हैं और आप किसी को सजा नहीं दे सकते, इसीलिए ऐसे लोगों से मुझे नहीं पढ़ने दीजिए। और क्योंकि अब ग्रेट ड्रैगन टीम के लीडर मारे जा चुके हैं इसीलिए नया लीडर अब मैं सातों को बनाता हूँ और अगले 1 हफ्ते के अंदर ये ब्लैक ड्रैगन टाइप और ग्रेट ड्रैगन टाइप को लेके इस ट्राइब के ऊपर अटैक कर देगा। और इस बात से वो दोनों बीस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी स्वॉर्ड मास्टर मोचिया बोलने लगते हैं रीजेंट आपने बोला था कि अगर हम दोनों मान जाएंगे तो आप उन सारे लोगों को छोड़ देंगे। और तभी हम देखते सातों उनकी चेन्स को खींचने लगता है। रीजेंट बोलने लगते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, अगर तुम्हें सच में मर्सी चाहिए तो किंग से इसके बारे में बात करो। और मोचिया बोलता है तुमने हमको धोखा दिया। और बेरू बोलने लगता है मोचिया इस बात को छोड़ो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था सारे ट्राइब्स के अंदर ह्यूमंस ही हैं जो सबसे ज्यादा खराब है। और मास्टर गुरु सोच रहे होते हैं कि बेरू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता कि ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। और फिर मास्टर गुरु बोलने लगते हैं योर हाइनेस प्लीज मेरी बात सुनिए, तुम लोग को फालतू में वॉर करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी हम देखते सातों चेन्स को छोड़ देता है और स्वॉर्ड मास्टर मोचिया सोच रहे होते हैं अब मैं खुद की बॉडी को मूव कर सकता हूँ और मेरी बाउंड्री फोर्स भी वापस जनरेट हो रही है। और तभी सातों बोलता है ये चेन्स मेरे हाथ से छूट गई। और स्वॉर्ड मास्टर मोचिया आगे बढ़ते हुए किंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सोफिसास पहुंच जाता है और बोलता है स्वॉर्ड मास्टर मोचिया आपको ये नहीं करना चाहिए था। और आगे बढ़ते हुए उनको एक झटके में मार देता है। और तभी हम देखते सातों आगे बढ़ता है और स्वॉर्ड मास्टर मोचिया गला काट देता है। और मास्टर गुरु बोलते हैं तो रीजेंट ये आपका प्लान था। फिर हमें वापस से जियांग की तरफ दिखाया जाता है, जियांग एचिल के साथ जा रहा होता है और तभी वहाँ पे उसको एक पोर्टल दिखता है और वो बोलता है एचिल आखिर ये पोर्टल कहाँ जा रहा है। तभी एचिल बताने लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग अकेडमी के रेजिडेंस में रहते हैं, लेकिन क्योंकि रेजिडेंस को बनाने के लिए काफी ज्यादा जगह चाहिए होती है इसीलिए रेजिडेंस को यहाँ से काफी ज्यादा दूर बनाया गया है और वहाँ तक पहुँचने के लिए पोर्टल काम आता है। और ये जो पोर्टल है वो आपको नॉर्दर्न रेजिडेंस की तरफ लेके जाएगा और जो ईस्टर्न रेजिडेंस है उसके अंदर ज्यादा फैसिलिटीज है। और मिस्टर जियांग अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आपको कैंपस में रहना होगा। और तभी जियांग सोच रहा होता है सोफिसास काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो दिन में मेरे को घूरता रहे। तभी जियांग बोलता है मुझे लगता है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और सोफिसास को प्लीज थैंक्स बोलना। और तभी एचिल बोलने लगता है जो हमारे टीम लीडर है उन्होंने सबको रेडी कर दिया है और वो जियांग को एक की देता है। एचिल बोलता है टीम लीडर जानते थे कि आप पक्का कैंपस में रहना पसंद करेंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही अरेंजमेंट कर दी थी और आपकी अरेंजमेंट ईस्टर्न रेजिडेंस में हुई है। और जियांग सोच रहा होता है सोफिसास काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं पक्का उसके भाई को ढूंढ के रहूंगा। फिर हमें वापस से सोफिसास की तरफ दिखाया जाता है और सोफिसास बोलता है फादर आपको क्या लगता है क्या योर हाइनेस हमारी बात सुनेंगे। और मास्टर गुरु बोल रहे होते हैं जो ग्रेट ड्रैगन टीम के लीडर हैं और साथ ही में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो दोनों ही मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं और मेरे लोगों को खत्म करने में लगा हुआ है और अगर ऐसी ही बात है तो मैं रीजन को खत्म करने के लिए हर एक तरीका लगा दूंगा। और तभी वो लोग किंग के कमरे के पास पहुंच गए होते हैं और सोफिसास बोलता है मास्टर गुरु को किंग से बात करनी है। और तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है किंग को पहले से पता है कि मास्टर गुरु यहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था। और तभी मास्टर गुरु बोलते हैं लगता है योर हाइनेस से वही सोच है जो मैं सोच रहा हूँ। और तभी वो सोल्जर सोफिसास को बोलता है योर हाइनेस से मास्टर गुरु को आने के लिए बोला है। मास्टर गुरु अंदर जाने लगते हैं, बोलते सोफिसास मेरा बाहर वेट करो। लेकिन जैसे ही मास्टर गुरु अंदर जाते हैं तो वहाँ पे तो किंग होते ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे रीजेंट ने उनको बुलाया होता है और हम देखते सोफिसास बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सातों आ जाता है और सोफिसास बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी सातों बोलने लगता है तुम हमेशा बैटल के अंदर व्हाइट ड्रैगन टीम के साथ आते हो, तुम्हें तो पता है ना कि व्हाइट ड्रैगन टीम को क्यों बनाया गया है, लेकिन लगता है तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट कमांड नहीं मिल रही। और तभी सोफिसास बोलता है व्हाइट ड्रैगन टीम को इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये योर हाइनेस को प्रोटेक्ट करती है। और तभी सातों बोलता है तुम्हें तो पता ही हो कि हमारे किंग काफी ज्यादा यंग है और इसका मतलब अपने आप ही व्हाइट ड्रैगन टीम रीजन के अंडर में आती है। और तभी सोफिसास को समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो अंदर की तरफ जाने लगता है। और तभी सातों बोलने लगता है कि अगर तुम अंदर की तरफ एंटर करोगे तो तुम्हारी लाइफ को काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है
और तभी सूफी सास बोलता है इसका मतलब तुम लोग मेरे फादर को हर्ट करने वाले हो। और तभी सातो हंसने लगता है और बोलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, रीजेंट यहाँ के रियल मालिक वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो आखिर वो आज उन्हें क्यों मारेंगे। और सूफी सास अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर रख देता है और बोलता है आखिर तुम लोग का प्लान है क्या। फिर सातो बोलता है तुम लोग का यहाँ पे किसी भी कमांड नहीं है, तुम ये जो भी कर रहे हो सिर्फ अपने फादर की वजह से कर रहे हो। तुम्हारे अंदर एक हीरो बनने का भी पोटेंशियल है, तो आखिर तुम एक टीम का लीडर बन के क्यों रहना चाहते हो। और तभी सूफी सास बोलता है अगर तुम लोग के अंदर हिम्मत है मेरे फादर के ऊपर अटैक करने की, तो फिर मैं भी तुम लोग के ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। तभी सातो बोलने लगता है लेकिन तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रीजेंट बस मास्टर गुरु को यहाँ की रियलिटी बताने वाले हैं। और तभी सूफी सास बोलता है रियलिटी से तुम्हारा मतलब क्या है। तभी सातो वहाँ जाने लगता है, बोलता है तुम जाके आराम से रेस्ट करो, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि गुरु बिल्कुल ठीक है, और अगर फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो। फिर हमें जियांग के कैंपस का सीन दिखाया जाता है। वो जैसे गेट खोलता है इसाबेला अपने कपड़े पहन रही होती है, वो अपनी आंखें बंद करने लगता है लेकिन इसाबेला उसे कुछ नहीं बोलती। और तभी जियांग बोलता है क्या तुम मुझे इस बार नहीं मारोगी। और तभी इसाबेला बोलने लगती है तुमने इससे बहुत ज्यादा कुछ देख रखा है, तो इतना देखना तो कोई मतलब ही नहीं रखता। और तभी जियांग सोच रहा होता है लगता है एचिल ने ये सब कुछ किया है। और तभी इसाबेला बोल रही होती है मुझे नहीं पता कि ह्यूमंस का इंटेंशन क्या है, लेकिन ये लोग हमारा काफी अच्छा ध्यान रख रहे हैं और हम लोग को यहाँ पे जो भी कुछ चाहिए वो इन लोगों ने पहले यहाँ पे रख दिया है। और तभी जियांग बोलता है मुझे नहीं पता कि एक गोल्ड कॉइन का कितना प्राइस है, लेकिन लगता है इससे हम काफी अच्छा खाना खरीद सकते हैं, और वैसे ही हम लोग सेंट्रल एरिया से काफी ज्यादा दूर है, तो क्यों ना हम यहाँ से भाग जाए। तभी इसाबेला बोलती है बिल्कुल भी बेवकूफ वाला काम मत करना, जो अकेडमी है वो स्टूडेंट को ट्रैक करती है, उनको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई मिसिंग है। और साथ ही मैजिक टीचर ने मुझे बोला इस जगह को मैजिक से प्रोटेक्ट किया गया है, और चाहे यहाँ पे कोई कितना भी पावर लगा ले लेकिन वो इस जगह से नहीं निकल सकता। और तभी जियांग बोलता है तो आखिर प्लान क्या है। इसाबेला बोलती है मेरी पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है, मुझे यहाँ पे रह के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि जो डीमन क्लैन है वो पावर के बेस पे अपने लीडर को चुनता है। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को वापस गेन नहीं करती तो मेरा वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है, वो लोग एक कमजोर लीडर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी जियांग बोलता है मुझे लगता है वो लोग काफी ज्यादा मीन है, लेकिन फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे ट्राइब में वापस लेके जाऊंगा और उस बिट्रेयर को हरा के वापस से तुम्हें लीडर बनाऊंगा। तो इसाबेला बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। और तभी जियांग बोलने लगता है क्योंकि मुझे मेरी परफेक्ट ब्रांच मिल चुकी है, अगर फोर्जरी को सही से प्रैक्टिस किया जाए तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो तभी जियांग बोलता है तो आखिर तुमने क्या चुना, तुम स्वॉर्डमैनशिप सीख रही हो या फिर मैजिक। तभी इसाबेल बोलती है मैं दोनों को सेम टाइम में सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। दोनों ही टीचर्स ने मेरी बात भी मान ली। तभी जियांग बेड पे लेट जाता है और बोलता है इसका मतलब तुम मैजिकल स्वॉर्ड्समैन बनोगी। और तभी इसाबेल बोलती है मैजिकल स्वॉर्ड्समैन आखिर ये कौन सी फालतू चीज है। और तभी जियांग बोलने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता जिन लोगों को स्वॉर्डमैनशिप भी आती है और वो लोग मैजिक को भी यूज करते हैं, उन लोगों को साथ में यूज करने से एक मैजिकल स्वॉर्ड्समैन बनता है। और तभी इसाबेला बोलती है मैजिकल स्वॉर्ड्समैन सच में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैसे आखिर तुम बेड पे क्या कर रहे हो। और तभी जियांग बोलते हैं मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी हम दोनों की शादी हो चुकी है ना। और हम देखते इसाबेल शर्माने लगती है और बोलती है ये सब तुम्हारी फॉल्ट थी, तुमने सबके सामने बोल दिया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और फिर जियांग भी शर्माने लगता है और सोचता है वह जब भी शर्माती है तो काफी ज्यादा क्यूट लगती है। और तभी जियांग बोलते हैं मैंने बस ये इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे सारे ठरकी भरे हुए थे और मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो। और तभी इसाबेला बोलती है तो मुझे उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जियांग बोलता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों मैरिड है। और तभी इसाबेला जियांग के ऊपर शॉट रख देती है। जियांग बोलता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो। इसाबेला बोलती है तुम फटाफट से इस बेड से हट जाओ। और तभी जियांग नीचे जाकर सो जाता है और सोच रहा होता है ये पेन किसी भी चीज़ को रियल बना सकता है, और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर इसकी लिमिट कितनी है। और फिर हम देखते मॉर्निंग हो जाती है और इसाबेल जैसे अपनी आंखें खोलती है तो उसके बेड पे एक लड़की बैठी हुई होती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके ऊपर रख देती है और बोलती है आखिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो वो एक स्टैचू होता है, और जब वो आसपास देखती है तो वहाँ पे काफी सारी चीजों का स्टैचू होता है। और इसाबेल सोचती है पक्का उस इडियट ने किया है, आखिर ये अजीब अजीब सी चीजें क्या है, ये सब उसने कब बनाया। और मुझे लगता है मैं कल काफी ज्यादा थक गई थी कि इतना शोर करने के बावजूद मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं टूटी। और जब वो नीचे की तरफ आती है तो जियांग ने एक स्टोन की कार भी बनाई होती है और वहाँ सामने एक बड़ा सा रोबोट भी बनाया होता है जो कि स्टोन का होता है। इसाबेल सोचती है एक शाम के अंदर आखिर उसने कितनी सारी चीजें बना ली। और फिर हमें 4G क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर मार्टिन बोलते काफी ज्यादा लेट हो चुका है, आखिर जियांग अभी तक क्यों नहीं आया। और तभी वो हरे बाल लड़का बोलता है टीचर क्या मैं उसको बुला के लाऊं। और तभी टीचर मार्टिन बोलते नहीं उसकी जरूरत नहीं, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जियांग आ गया होता है और बोलता है टीचर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी ज्यादा लेट हो गया। उसने एक लकड़ी की साइकिल बनाई होती है जिसे देख के टीचर बोलते हैं आखिर ये क्या चीज है। और तभी वो हरे वाला लड़का बोलने लगता है जियांग आखिर ये क्या चीज है, क्या ये किसी रिच इंसान का टॉय है। और तभी जियांग बताने लगता है ये मेरी नई इन्वेंशन है जिसे हम बाईसाइकिल बोलते हैं। और तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं मैं अभी तक सिर्फ कैरेज के ऊपर चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसी चीज मैंने पहली बार देखी है जिसको ह्यूमन इजीली ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकता है। और तभी सारे बच्चे बोलने लगते हैं जियांग क्या हम प्लीज इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और तभी जियांग बोलता है हाँ जरूर क्यों नहीं। और तभी टीचर उस साइकिल में बैठ जाते हैं और बोलते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और तभी बच्चे बोलते हैं कोई बात नहीं टीचर हम वेट कर लेंगे। टीचर मार्टिन बोलते हैं जियांग आखिर इसको यूज कैसे करते हैं। तभी जियांग बोलता है टीचर 2 मिनट रुकिए मैं पकड़ता हूँ ताकि आपको अच्छे से बैलेंस मिल सके।
फटाफट से अपने दोनों पैरों को पेडल के ऊपर रखिए और इनको आगे की तरफ मूव कीजिए, जिससे ये साइकिल आगे की तरफ बढ़ेगी। और फिर टीचर मार्टिन बोलने लगता है मैं गिर जाऊंगा। और जियांग, सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो जो तुम इस चीज को ऑपरेट कर ले रहे हो, क्योंकि इसको ऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी जियांग बोलता है स्टार्टिंग में इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे। आप ना थोड़ा सा स्ट्रेंथ यूज कीजिए और इसको थोड़ा सा और फास्ट कीजिए, आपको बैलेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ आप सही कर रहे हैं। तभी जियांग उनकी साइकिल को छोड़ देता है। टीचर मार्टिन बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और जियांग बोलता है आपको जल्दी पता चल जाएगा, आप इसी तरीके से सीख पाएंगे। और फिर हम देखते हैं टीचर उस साइकिल को चलाने लगते हैं। फिर टीचर मार्टिन बोलते हैं जियांग ये तो काफी ज्यादा कूल है, अब मैं इसको सही से ऑपरेट कर पा रहा हूँ। तभी जियांग बोलता है टीचर ने इतनी जल्दी साइकिल चलाना सीख लिया, तो मुझे अपने टीचर पे काफी ज्यादा प्राउड है। और तभी सारे बच्चे बोलने लगते हैं जियांग सच में इन्वेंशन काफी ज्यादा जोरदार है और इससे फ्यूचर की जनरेशन को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और जियांग सोच रहा होता है बस तुम लोग वेट करो और देखो कि आखिर मैं यहाँ पे क्या क्या इन्वेंट करता हूँ। और तभी टीचर पूछते हैं जियांग आखिर इसको रोकना कैसे है? और तभी जियांग सोचता है अरे यार मैं इसमें ब्रेक लगाना तो भूल ही गया। फिर जियांग बोलता है टीचर आप पेडल मारना बंद कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं टीचर उस साइकिल को पेड़ में ठोक देते हैं और सारे बच्चे ये देख के काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं कि हमने तो अभी तक ट्राई भी नहीं करी थी, टीचर ने इतनी अच्छी इन्वेंशन को तोड़ दिया। और तभी टीचर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जियांग बोलता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं इस साइकिल को वापस से बना दूंगा। ये सुनकर टीचर और सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी टीचर बोलते चलो ठीक है तुम फटाफट से इसको ड्रॉ करो। जियांग बोलता है लेकिन मैं अभी ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पेंसिल का गोल्ड एलस्टोन खत्म हो चुका है। और ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जियांग ने सिर्फ एक शाम के अंदर उस पूरे स्टोन को खत्म कर दिया। और वो हरे बाल लड़का बोलता है कि उतने स्टोन के अंदर पूरा घर बन जाता। और तभी जियांग बोलता है कल रात को उस पेन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था और स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने ड्रॉ करना चालू किया और धीरे धीरे कर मैंने काफी ज्यादा चीजें ड्रॉ कर दी। यहाँ तक कि मैंने वहाँ पे फोन भी ड्रॉ किया, लेकिन क्योंकि मेरा क्रिस्टल काफी ज्यादा लो ग्रेड का था, ना ही मुझे फोन के अंदर के फंक्शन याद थे, तो वो फोन सिर्फ स्टोन का बना और उसका कोई यूज नहीं आ रहा था। तभी टीचर मार्टिन बोलते इसका मतलब तुमने काफी ज्यादा चीजें ड्रॉ करी। और तभी वो हरे बाल लड़का बोलता है तो आखिर तुमने वहाँ पे क्या क्या ड्रॉ किया? जियांग बोलता है तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा अच्छा था, बाकी के सारे एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा फ्लॉप गए। फिर हम देखते हैं फॉर्जरी क्लास का सीन दिखाया जाता है और टीचर मार्टिन जियांग के पेन के अंदर एक और नया क्रिस्टल लगा देते हैं। फिर जियांग को बोलते इसको संभाल के यूज करना क्योंकि हमारे पास क्रिस्टल काफी ज्यादा कम है। और फिर टीचर मार्टिन बोलते हैं कल मैंने तुम लोग को ड्राइंग करना सिखाया था और आज मैं तुम लोग को एलॉय स्टोन के बारे में बताऊंगा जिसका फोर्जरी में काफी ज्यादा यूज है। और फिर एक बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर काफी अलग अलग तरीके के स्टोन होते हैं। और तभी टीचर बोलते हैं बताओ आखिर हम लोग स्टोन का यूज क्यों करते हैं? हम चाहे तो ड्राइंग करने के लिए डायरेक्ट पेन का भी तो यूज कर सकते हैं। और तभी वो हरे बाल वाला बंदा बोलता है क्योंकि स्टोन्स को यूज करने से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और अगर कोई इसको ज्यादा यूज करने का ट्राई करेगा तो ये यूजर की बॉडी पे भी असर डालेगा। और तभी टीचर मार्टिन अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि लगभग 20 साल पहले वो ड्वार्फ टाइप के अंदर गए थे ताकि वो अपनी स्किल को अच्छा कर सके। और वहाँ पे उन लोगों ने हैमर्स के अंदर स्टोन का यूज कर रखा था। और हालांकि जो आइटम यूज करते वो काफी ज्यादा सुंदर होते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट यूजर की बॉडी पे काफी ज्यादा होता था। और उसके बाद मैंने उन स्टोन को अलग तरीके से यूज किया ताकि वो छोटे टूल्स में भी काम आ सके। और काफी टाइम की रिसर्च के बाद मैंने स्टोन्स की पावर कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया जो कि था ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करके क्रिएट करना। और तभी जियांग सोच रहा होता है तो ऐसे फॉर्जरी स्टार्ट हुई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ कमी है। और तभी जियांग बोलता है टीचर आखिर गोल्ड एलॉय स्टोन कहाँ से आता है? और तभी टीचर मार्टिन बोलने लगते हैं ईस्ट के अंदर एक स्टोन की माइन है और सारे स्टोन्स को वहीं से लेके आया जाता है। और तभी वो हरे वाला बंदा बोलता है टीचर मैंने सुना कि वहाँ पे काफी सारे ड्रैगन्स रहते हैं। और तभी जियांग सोच रहा होता है अगर हम उस ड्रैगन को मार दे तो हम काफी सारे स्टोन्स को लेके आ सकते हैं। और तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं ड्रैगन ही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे जो किंग है उन्होंने पर्पल ड्रैगन आर्मी को एक काम दे रखा है और वही लोग वहाँ से स्टोन लेके आते हैं, उनको रिफाइन करके बेचते हैं जिससे मिलिट्री के पास भी फंड इकट्ठा होता है। और फिर वो एक स्टोन निकालते हैं और बोलते हैं इसकी प्राइस लगभग 10 गोल्ड कॉइन होगी। तो ये सुनकर सारे बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या 10 गोल्ड कॉइन? और जियांग को कुछ पता नहीं चल रहा होता। और तभी वो हरे वाला बंदे से पूछता है आखिर एक गोल्ड कॉइन प्राइस कितनी होती है? और तभी वो बंदा बोलता है कि एक गोल्ड कॉइन के अंदर 50 बैग खाना आता है और एक बैग खाने में एक एडल्ट महीने भर तक खा सकता है। और तभी जियांग बोलता है इसका अंदर 50 लोग का महीने का खाना एक गोल्ड कॉइन में हो जाता है और मैंने कल रात को 10 गोल्ड कॉइन खर्च कर दिए। तभी वो हरे बाल वाला बंदा बोलता है तुमने एक नाइट के अंदर इतना खत्म कर दिया जितने में 500 लोग का महीने भर का खाना आया था। और टीचर मार्टिन बोलते हैं ये जो स्टोन होते हैं लोएस्ट स्टार के होते हैं और इनके बाद जो मीडियम लेवल के आते हैं वो लगभग 50 गोल्ड कॉइन तक जा सकते हैं। और अगर इन स्टोन की बात करी जाए तो इनका सिर्फ एक ही फायदा है कि ये स्टोन लो टायर वाला से काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और फिर वो बोलते हैं कि ये है हाई टायर का स्टोन। और बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद तीनों स्टोन को ढूंढा गया और यहाँ पे जो एक्वा कलर का स्टोन है उसकी प्राइस लगभग 100 गोल्ड कॉइन होगी। और फिर वो अलग अलग स्टोन के बारे में बताने लगते हैं और टीचर मार्टिन बोलते हैं इन स्टोन को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता और सिर्फ वो मैजिशियन जो कि काफी ज्यादा रिच होते हैं वही इनको यूज कर पाते हैं। और अगर बात करी जाए तो फायर स्टोन फायर बॉल छोड़ सकता है और पर्पल स्टोन थंडर स्टोन छोड़ सकता है,
वहीं एक्वा स्टोन वाटर की वेव छोड़ सकता है। तभी जियांग सोच रहा था मतलब इसकी हेल्प से जिसके पास बाउंड्री फोर्स नहीं है वो भी मैजिक को यूज कर सकता है। और फिर टीचर मार्टिन बोलते हैं अब एंड में जाके मैं मेरे पेन की बात करता हूँ जिसके अंदर पेल मून स्टोन लगा हुआ है और ये स्टोन्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और अगर पूरे ह्यूमन डायर की बात करी जाए तो ये स्टोन सिर्फ मेरे पास है। और सारे बच्चे बोल रहे होते हैं मतलब इस स्टोन का प्राइस कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन होगा। और जियांग सोच रहा होता है इस स्टोन की मदद से आपको किसी भी इनपुट मटेरियल की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ड्रॉ करके कुछ भी फोर्ज कर सकते हो। और अगर मेरे पास एक ऐसा स्टोन आ गया तो मैं तो इस पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर लूंगा। फिर टीचर मार्टिन बोलते हैं जब मैं यंग था तो मैं फोर्जरी सीखने के लिए ड्वार्फ्स के पास गया था और वो लोकेशन यहाँ से काफी ज्यादा अलग है और जो ड्वार्फ्स होते हैं वो दूसरे टाइप से इतना कम्युनिकेट नहीं करते। और फिर उन लोगों ने मेरी डिटर्मिनेशन को देख के मुझे एक स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पे रह के मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाए। साथ ही मैंने फोर्जरी करने का नया मेथड ढूंढा और जो ड्वार्फ्स थे उनके पास भी सिर्फ 4 पेल मून स्टोन थे और मेरी अचीवमेंट की वजह से उन लोगों ने एक पेल मून स्टोन मुझे दे दिया और स्टोन का यूज़ करते मैंने सिटी की वॉल्स बनाई। और जियांग सोच रहा होता है अगर सच में पेल मून स्टोन इतना पावरफुल है तो इसका मतलब ड्वार्फ है डीमन टाइप से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ। फिर टीचर मार्टिन बोलते हैं जो पेल मून स्टोन है उसकी पावर इन्फिनाइट है और उसको कोई इनपुट मटेरियल की जरूरत भी नहीं, लेकिन इससे यूजर की बॉडी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। और तभी वो हरे बाल वाला बंदा बोलता है हमारे टीचर ने भी किंगडम के लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस किया है, जैसे कि वो देखो उस फोटो की तरफ। हम देखते बाकी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या बोल रहा है। और तभी वो हरे बाल वाला बंदा बोलता है कि वो जो फोटो वाला बंदा है हमारे टीचर की कुछ साल पहले की फोटो है। ये सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते सोफिसा से घर के बाहर एक कैरेज रुकती है जिसके अंदर उसके फादर बाहर निकलते हैं, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी सोफिसा उनके पास आता है और बोलता है फादर क्या उन लोगों ने आपको हर्ट किया। लेकिन उसके फादर सोफिसा को दूर हटाते हैं और बोलते सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर वो ऐसे ही हंसते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं हमें इसाबेला की तरफ दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड फोल्ड होकर स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही होती है। और टीचर बोलते तुमने काफी अच्छा काम किया। और इसाबेला सोच रही होती है इस स्वॉर्डमैनशिप इससे काफी ज्यादा अच्छी थी लेकिन सिर्फ इतना करने में मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। तभी टीचर डोरोना बोलती है तुमको स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस और ज्यादा करनी होगी, तुम भले ही काफी ज्यादा अच्छी हो स्वॉर्डमैनशिप में लेकिन तुम इन बच्चों से आधा टाइम प्रैक्टिस को देती हो। फिर हम देखते जब इसाबेल घर आती है कि टीचर वेडली और टीचर डोरोना दोनों उसके कमरे में हैं। तो पूछती है आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन जब वो चेक करती है तो वो दोनों स्टोन के बने हुए होते हैं। और तभी जियांग बोलता है कि ये अच्छा है और इसाबेल बोलती है आखिर तुमने इनको कलर कैसे किया। जियांग बोलता है अगर तुम इनपुट मटेरियल के अंदर कलर डाल दोगी तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अपने आप कलर आ जाएगा और फ्यूचर के अंदर मैं और भी सारी चीजें बनाऊंगा जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखी है। तभी इसाबेल एक पेज को उठाती है और बोलती है आखिर ये क्या है। जियांग बोलता है ये टीचर मार्टिन ने मुझे दिया है, ये वो ब्लूप्रिंट है जो कि वो डॉफ ट्राइब से लेके आए हैं। और टीचर ने बोला कि मैं नया एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टेड हूँ इसीलिए उन्होंने ये मुझे दे दिया। तभी इसाबेल जियांग को काफी ज्यादा किक मारती है और बोलती है अगर तुम ये सब क्रिएट करोगे तो क्या तुम एक्सपोज नहीं हो जाओगे। और तभी जियांग बोलता है आखिर मुझे डरने की क्या जरूरत है, इस वर्ल्ड के लोगों ने ये चीजें देखी ही नहीं है। और फिर जियांग के कान पकड़ लेती है और बोलती है तुमने जो कल मेरी ड्राइंग बनाई थी ऐसे एक्सप्रेशन मैं कभी देती ही नहीं हूँ। तभी जियांग बोलता है मैं तो बस रियल लाइफ को थोड़ा ड्रॉ करना चाहता था बस इसीलिए। और फिर इसाबेला बोलती है अगर तुमने पहले ही ट्राई कर लिया था तो आखिर तुमने टीचर को यहाँ पे ड्रॉ क्यों किया। फिर जियांग बोलता है क्योंकि मैं कलर्स को एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। फिर हम देखते इससे पहले वो कुछ एक्सप्लेन करता, इसाबेला उसको बहुत तगड़ा मारती है। और फिर हम देखते नेक्स्ट डे जियांग अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है और सोचता है कि मैंने स्टीम इंजन को समझ लिया है और अगर मैं वो डिजाइन को सही से यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने लिए कार बना सकता हूँ और शायद से वो रोबोट भी। और एक दिन उस लेडी को मेरी फुल पोटेंशियल और स्ट्रेंथ का पता चलेगा। और जब जियांग वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग बाहर खड़े हैं। और जब जियांग उनसे पूछता है तभी वो ग्रीन वाला बंदा बोलता है कि हमारे टीचर गोल्ड एलॉय माइन में गए हैं। और तभी वो बताने लगता है जब वो कल स्टोन्स खरीदने गए तो पर्पल ड्रैगन के लीडर ने उसका प्राइस 3 गुना बढ़ा दिया था और टीचर ने उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि ये प्राइस बहुत ज्यादा आखिर हम लोग इसको कैसे पे करेंगे, लेकिन तब भी उसने प्राइस को 2 गुना बढ़ाए रखा। उसका कहना था कि ये सब मिलिट्री फंड के लिए किया जा रहा है। इसके बाद टीचर मार्टिन काफी ज्यादा गुस्सा आ गया तो खुद से गोल्ड एलॉय माइन के अंदर चले गए। और तभी जियांग बोलता है तुम लोग तो कल बोल रहे थे कि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट रहते हैं तो क्या टीचर वहाँ पे ठीक रहेंगे। और तभी वो हरे बाल वाला बंदा बोलता है वो तो सिर्फ एक फोर्जिंग टीचर है, आखिर वो खुद को सेफ कैसे रखेंगे। और तभी जियांग बोलता है हमें टीचर को वहाँ जाने से रोकना होगा और इसके लिए हम टीचर डोरोना और टीचर वेडली की हेल्प लेंगे। लेकिन तभी वो हरे वाला बंदा बोलता है लेकिन वो दोनों टीचर तभी है ही नहीं। जियांग बोलता है लेकिन क्यों। तभी वो हरे वाला बंदा बोलता है क्योंकि हमारा एनुअल स्प्रिंग हंट आने वाला है और जो हमारे किंग है वो नए रूल बताने वाले हैं तो इसीलिए सारे टीचर को वहाँ बुलाया गया है। फिर जियांग बोलता है तो फिर मैं सोफिसा के पास जा रहा हूँ। तभी वो हरे वाला बंदा बोलता है लेकिन वो एनुअल स्प्रिंग हंट को मेनली व्हाइट ड्रैगन टीम हैंडल करती है। तभी जियांग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है अगर मैं ये भी नहीं कर सकता, अगर मैं वो भी नहीं कर सकता तो आखिर मैं क्या करूं। और तभी जियांग बोलता है टीचर काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, मैं उनको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी उसे एली आते हुए दिखता है जो कि एक बड़े से स्टोन को ला रहा होता है। और तभी हरे बाल वाला बंदा बोलता है कि अभी टीचर मार्टिन बाहर गए हुए हैं, इसका पैसा वो आने पे देंगे। एली बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। लेकिन तभी जियांग उसको रोक लेता है और बोलता है एली क्या तुम्हें और पैसे कमाने हैं। तभी जियांग बोलता है मुझे फटाफट से पर्पल ड्रैगन टीम के पास लेके चलो।
मुझे उनसे हाई ग्रेड का एलॉय खरीदना है। फिर हम देखते हैं पर्पल ड्रैगन टीम का सीन दिखाया जाता है। वो सारे लोग बात करें, तुम्हें पता है तो टीचर मार्टिन है वो खुद से माइन के अंदर चले गए हैं और वहाँ पे वो पक्का ड्रैगन के हाथों मारे जाएंगे। लेकिन अगर वो बाई चांस बच भी जाते हैं तो वहाँ के सोल्जर्स है उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और तभी उनके सामने से काफी तेजी से कार निकलती है, जिसको देख के वो लोग काफी डर जाता है, बोलते ये तो मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं उस कार को जियांग ड्राइव कर रहा होता है और पीछे बैठे हुए एली और हर बार बंदे की काफी ज्यादा फट रही होती है। और जियांग बोलता है मैंने इसके टायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी है, हम लोग वहाँ पे जाके टीचर मार्टिन को बचा के रहेंगे। लेकिन तभी वो लोग बोलने लगते हैं फटाफट से देख के ड्राइव करो। और फिर हमें टीचर मार्टिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि माइन के पास पहुंच के बोलते हैं मैं 4th क्लास का टीचर हूँ, मुझे स्टोन्स लेने के लिए अंदर की तरफ जाना है। और अभी वो सोल्जर्स रूल ही बता रहे होते हैं कि पर्पल ड्रैगन वाले अंदर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी टीचर अंदर की तरफ चले आते हैं। और जब वो अंदर की तरफ जाते हैं तो उनको काफी सारे स्टोन मिलते हैं और वो बोलते इसका मतलब लोग झूठ बोल रहे थे कि माइन के अंदर स्टोन्स की कमी हो गई है। लेकिन तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और वो बोलते ये तो एक ग्राउंड ड्रैगन है और वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते जियांग की टीम भी वहाँ पहुंच गई होती है और कार में बैठने की वजह से इसाबेला का सर घूमने लगता है और यहाँ तक कि एली को तो उल्टी होने लगती है। और तभी जियांग बोलता है इसाबेला क्या तुम मॉन्स्टर को संभाल सकती हो। इसाबेला बोलती है के अंदर डीमंस मॉन्स्टर को खाया करते हैं। और तभी जियांग बोलता है चलो ऐसी बात है, तो फिर हम जाके टीचर को ढूंढते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और टीचर वहाँ से काफी सारे येलो स्टोन लेके निकलते हैं और बोलते हैं आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं टीचर ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। तभी जियांग बोलता है टीचर क्या ये गन है। और टीचर मार्टिन बोलते हैं ये तो स्टीम इजेक्टर है जो कि डॉग्स ने बनाई है। और वो लोग उतने सारे स्टोन को देख काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं लेकिन हम इनको अभी यूज नहीं कर सकते, इनको पहले रिफाइन करना पड़ेगा। और तभी एली बोलता है स्कूल के अंदर एक रिफाइनिंग क्लास है, हम उनको रिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। और तभी जियांग बोलता है अगर ऐसी बात होती तो टीचर ने पहली बात कर ली होती, तो टीचर क्या वो भी ड्रैगन टीम के साथ मिला हुआ है। और तभी टीचर मार्टिन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर वहाँ पे उनको काफी सारे पर्पल ड्रैगन टीम के बंदे घेर लेते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर भी आता है, वो बोलता है मार्टिन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एरिया पर्पल ड्रैगन टीम का है। और तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं यही रिफाइनरी टीचर है। तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं इन लोगों ने प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे और इसलिए मैं खतरा उठा के खुद जाकर माइन से लेके आया हूँ और ना ही अंदर कोई मेटल की कमी है, तुम लोगों ने यहाँ पे फालतू में रेट बढ़ा रखी है और तुम लोग ऐसे काम के बारे में मैं किंग को जरूर बताऊंगा। और तभी रिफाइनरी टीचर बोलता है कि अगर किंग तुम्हें बोल भी देते हैं तुम स्टोन्स को माइन से लेके आ सकते हो तो आखिर तुम उनको रिफाइन कैसे करोगे। और तभी टीचर मार्टिन बोलते ये मेरी गलती है कि मैं उन डॉग से ज्यादा देर तक नहीं रहा, नहीं तो मैंने रिफाइनरी भी सीख ली होती। और तभी जियांग बोलते ऐसे क्या फर्क पड़ता अगर हमें रिफाइनिंग नहीं आती, तुम लोग यहाँ से जाने के बाद ड्रॉग ट्राई से रिफाइनिंग सीख लेंगे। लिंक क्या तुम लोग सच में मिलिट्री वेयर के लिए रेट बढ़ा रहे हो या फिर इन सब का पैसा तुम्हारी जेबों के अंदर जा रहा है। और तभी रिफाइनरी टीचर बोलते हैं तुम तो एक लो क्लास ह्यूमन हो, आखिर मैं तुम्हारी बातों पे ध्यान क्यों दूं। और मुझे लगता है मैंने तुम लोगों से काफी ज्यादा बात कर ली, शायद से मुझे तुम लोगों को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। और तभी वो सारे सोल्जर उनको अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियांग बोलता है ये भी एली तुम लोगों को जो प्लान बताया था हम लोग उसी पे काम करेंगे। और ये भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे सोल्जर पे अटैक कर देती है और एली अपनी पंचेस की मदद से उन सबकी बैंड बजा रहा होता है और टीचर मार्टिन उन सबके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और तभी जियांग बोल रहा था अगर मेरा काम सही हो गया तो हमारी जो 4th क्लास है वो स्कूल की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी। और फिर हम देखते इसाबेला और एली लगातार पर्पल ड्रैगन वालों को अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एली का पाँव किसी स्लाइम टाइप के सब्सटेंस में पड़ जाता है और फिर रिफाइनरी टीचर और भी स्लाइम से अटैक करते हैं और वो सारा स्लाइम एली की बॉडी में चिपकने लगता है। और यहाँ तक कि एली अपने फायर पावर का यूज करता है तो भी कुछ नहीं होता। और रिफाइनरी टीचर बोलते हैं ये मेरे एनिमेटेड स्लाइम है और इनको फायर और शॉक से कुछ भी नहीं होगा और चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे वो एली के ऊपर अटैक करता है टीचर मार्टिन अपने गन से उसके अटैक को रोक लेते हैं, लेकिन उस अटैक की वजह से उनका पूरा गन पिघलने लगता है। और रिफाइनरी टीचर बोलते हैं मैंने तुमसे ये कहा था ना कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। और तभी इसाबेल रिफाइनरी टीचर का पाँव को काटते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन रिफाइनरी टीचर उसके ऊपर स्लाइम से अटैक करते हैं पर इसाबेल उस अटैक को डॉज कर लेती है। और हमें पता चलता है कि रिफाइनरी टीचर रियल नहीं होते बल्कि वो भी एक स्लाइम होता है। तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे रिफाइनरी टीचर आ जाते हैं और वो सब के सब स्लाइम से बने होते हैं। और वो लोग बोलते हैं अगर तुम डिसाइड कर सकते हो तो पता करो आखिर कौन सा रियल है। और इसाबेल सोच रही होती है अगर मेरे पास मैजिकल पावर होती तो मुझे इसको हराने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी रिफाइनरी टीचर काफी सारे स्लाइम बना लेते हैं और बोलते हैं अब तुम लोग यहाँ पे मरने वाले हो। और ये देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी जियांग बोलता है तो आखिरकार मेरा काम कंप्लीट हो गया। और अचानक से वहाँ पे जमीन हिलने लगती है और पीछे की जमीन टूट जाती है और सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी रिफाइनरी टीचर स्लाइम से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उस पत्थर के अंदर जियांग एक कैनन ब्लास्ट करता है जिससे वो सारे स्लाइम उनकी तरफ चले जाते हैं और उन लोगों के सोल्जर वहाँ पे मरने लगते हैं। और ये देख के टीचर बोल रहे थे आखिर ये क्या चीज है, क्या ये कोई ग्राउंड ड्रैगन है। और इसाबेला सोच रही होती है आखिर ये जियांग कर क्या रहा है। और वो सारे लोग कुछ देख काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये डीमन टाइप का कोई डीमन है। हम देखते जियांग ने एक बड़ा सा रोबोट बनाया होता है और जियांग बोल रहा होता है तुम लोग को भी पता चल जाना चाहिए कि आखिर मॉडर्न मशीन क्या होती है। और तभी जियांग उस रोबोट में से बोलता है तुम्हारे अंदर पहले तो काफी ज्यादा हिम्मत थी, अब क्या हुआ। और वो आवाज सुनकर जियांग की टीम वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते तो जियांग है। और इसाबेला सोच रही होती है लगता है ये सारे दूसरे वर्ल्ड की मशीन्स है।
तभी वो हरे वाला बंदा बोल रहा होता है, जियांग आखिर तुमने ये कैसे बनाया। और तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं, जब मैं डॉग्स को छोड़ के आ रहा था तब मैंने सुना था कि वो लोग भी जेंट बनाने वाले थे, लेकिन वो इसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, पर जियांग ने ये कर दिखाया। और जियांग बोलता है, मैंने बस इसको इमेजिन किया और मैंने बना लिया, और मुझे नहीं पता कि मैं इसको बना पाऊंगा, लेकिन लगता है मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर हमें 2 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जियांग ने पत्थर के ऊपर उस रोबोट को बनाया होता है। तभी वो रोबोट की इनर वर्किंग के बारे में सोचने लगता है और फिर अपने क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट करता है, और जैसे ही वो उसको अवेकन करता है तो सच में वो रोबोट तैयार हो जाता है। और हम देखते रिफाइनरी टीचर एक काफी बड़ा सा स्लाइम बनाते हैं, उसके ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन हम देखते उस स्लाइम से उसको कुछ भी नहीं होता। और तभी रिफाइनरी टीचर स्लाइम को चेंज करके उसके ऊपर फेंकते हैं, और टीचर मार्टिन बोलने लगते हैं, तुम प्लीज इससे सेफ रहना, ये स्टील को भी जला सकता है। लेकिन हम देखते उस स्लाइम से भी उसको कुछ नहीं होता। और जियांग बोलते हैं, मैं काफी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैंने इसको फायर रेड क्रिस्टल से बनाया है। और तभी जियांग का रोबोट एक एक फटके से उन सारी आर्मी को खत्म करने लगता है। और रिफाइनरी टीचर बोलता है, मैं किसी ऐसे को बुला के लाता जो कि तुमको हरा सकता है, लेकिन इसाबेला उसके ऊपर शॉट रख देती है और बोलती तुम यहाँ से हिलना मत। और ये देख के रिफाइनरी टीचर बोलता है, चाहे तुम माइन से कितने मटेरियल लेके आ जाओ, लेकिन उसको रिफाइन करने के लिए तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी मैं रॉयल अकेडमी का एक टीचर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। और तभी जियांग अपने रोबोट की मदद से उसको अपने हाथ में उठा लेता है और बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी भी उतनी गलती है, तुमने भी टीचर मार्टिन को मारने का ट्राई किया, क्यों ना हम किंग के पास जाके इसका फैसला करें। और ये बात सुनकर रिफाइनरी टीचर काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और फिर जियांग बोलता है, इससे बढ़िया ये रहेगा कि तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, जितना पैसा तुम्हें पर्पल ड्रैगन टीम दे रही है उतना ही हम भी तुम्हें दे देंगे। और तभी रिफाइनरी टीचर बोलने लगते हैं, लगता है बच्चे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, वरना तुम मुझे ये ऑफर नहीं देते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने बड़े लोगों के खिलाफ जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं टॉसब्रू की तरफ दिखाया जाता है, वो बोलता है हमें रीजन को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी पोजीशन दी है। और पर्पल ड्रैगन टीम का लीडर बोलता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं रॉयल फैमिली के 2 बंदे होते हैं, जिनमें से एक का नाम टॉल्स बुश और दूसरे का नाम टॉल्स बुनो होता है। और तभी पर्पल ड्रैगन टीम का लीडर बोलने लगता है, हमारी टीम आपके लिए कुछ लेके आई है, प्लीज आप ये गोल्ड कॉइन को ले लीजिए। और जब टॉल्स बुश को देखता है वो बोलता है पैसा तो काफी ज्यादा कम है। और तभी पर्पल ड्रैगन टीम का लीडर बोलता है, हमने इस पैसे को काउंट कर लिया है, ये वही एक्स्ट्रा मनी है जो कि हमने बढ़ा के लिए है। और तभी हम देखते टॉल्स बुश बोलता है, ब्रदर क्यों ना हम रेट को और बढ़ा दे। और तभी पर्पल ड्रैगन टीम का लीडर बोलता है, सर ये रेट ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी टॉल्स बुश बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम कम प्राइस रखेंगे तो आखिर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। और तभी टॉल्स बुरी बोलता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, प्राइसेस को 5 गुना बढ़ा दो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बोलता है, सर मैं यहाँ पे एक न्यूज लेके आया हूँ। पर्पल ड्रैगन टीम का लीडर बोलता है, आखिर वो क्या है। और तभी वो सोल्जर बोलता है, फॉरेस्ट्री क्लास के टीचर मार्टिन और उनके स्टूडेंट्स से मिलके काफी सारा गोल्ड एलॉय माइन से लेके आया है। और तभी पर्पल ड्रैगन टीम का लीडर बोलता है, लेकिन हमने तो उनको खत्म करने के लिए अपने बंदे भेजे थे, तो आखिर उन लोगों का क्या हुआ। तभी वो सोल्जर बोलता है, उन लोगों ने उनको हरा दिया और यहाँ पे सेफली आ गए। और फिर हम देखते हैं रॉयल अकेडमी का मेन गेट का सीन दिखाया जाता है। जियांग बोलता है, आखिर इस गेट पे इतने सारे लोग क्यों हैं, क्या इन लोगों को पता चल गया कि हमने क्या किया है। और तभी टीचर मार्टिन अपनी गाड़ी से निकलते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ पे लीडर से मिलने के लिए आया हूँ, तो तुम लोग हमारा रास्ता मत रोको। और तभी हम देखते हैं टॉल्स बुरी आता है और वो बोलता है, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि टीम लीडर साथ हो, हमारे किंग दोनों ही काफी ज्यादा बिजी है। और पर्पल ड्रैगन टीम के लीडर बोलते हैं, टीचर मार्टिन तुमने इस बार काफी ज्यादा हिम्मत कर ली, लेकिन लगता है टीचर मार्टिन तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो तुम उस जगह पे चले गए, तुम्हें पता है ना कि वहाँ से मिलिट्री फंड आता है। तभी हम देखते वहाँ से इसाबेला बाहर निकलती है और बोलती, तुम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया, मैं तुमको मार दूंगी। और तभी वहाँ पे जियांग भी आता है और बोलता है, प्रिंस लगता है प्राइस बढ़ने आपका डायरेक्टली हाथ है। लेकिन हम देखते हैं टॉल्स बुरी को इग्नोर कर देता है और जाके इसाबेला से बात करने लगता है, बोलता है, आजकल मैं क्लास में नहीं आ रहा, उसमें मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और तभी इसाबेला बोलती है, तुम जैसे लोग मेरे मुंह लगने के लायक नहीं हो। और जियांग सोच रहा था इसका मैंने की हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की। तभी प्रिंस बोलने लगते हैं, मार्टिन तुमने यहाँ पे मिलिट्री लॉ को ब्रेक किया है और तुम लोग यहाँ पे तैयार हो जाओ क्योंकि तुम लोग को कोर्ट के क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सोल्जर्स फटाफट से इनको पकड़ के ले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे सोफी आ जाता है और बोलता है, तुम सारे सोल्जर्स पीछे हट जाओ, अगर किसी ने भी उसको पकड़ा तो ठीक नहीं होगा। और हम देखते हैं सोफी के साथ में टीचर डोरोना, टीचर वेडली और ली एन भी होते हैं। और तभी सोफी बोलता है, टीचर डोरोना हम लोग आ चुके हैं। और तभी टीचर डोरोना बोलती है, मुझे अभी भी हॉर्स पे राइड करना है। लेकिन सोफी बोलता है, आपको लगता है कि हॉर्स पे राइड करने का टाइम है, हम हॉर्स पे बाद में भी राइड कर सकते हैं। और टीचर डोरोना बोलती है, इसका हम लोग वापस से मिलेंगे। और ये देख के टीचर मार्टिन, इसाबेला और जियांग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और तभी टॉल्स बुरी बोलता है, सोफी तुम्हें पता है ना ये पर्पल ड्रैगन टीम की टेरिटरी है। तभी सोफी बोलता है, किंग को पता चला टीचर मार्टिन ने मिलिट्री लॉ को ब्रेक किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे टीचर मार्टिन को लेने के लिए भेजा है। और तभी टॉल्स बुरी बोलने लगता है, तुम पक्का यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, तुम इन लोगों को यहाँ पे बचाना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। तभी हम देखते वहाँ पे लियन आया था और बोलता है, टॉल्स बुरी तुम पीछे की तरफ हट जाओ क्योंकि ये ऑर्डर किंग ने दिया है। और तभी टॉल्स बुरी बोलता है, इसका मतलब तुम भी उन्हीं की साइड में हो। और तभी लियन बोलता है, टॉल्स बुरी शायद तुम कुछ भूल रहे हो, ये पूरा किंगडम किंग के अंडर में आता है, क्या तुम उनके खिलाफ जाना चाहते हो। तभी टॉल्स बुरी बोलता है, हम सब लोग रॉयल फैमिली से हैं, आखिर तुम ये बात इन सबको क्यों उतारे हो। और तभी लियन बोलता है, अगर तुम्हें ये बात पता है कि हम लोग रॉयल फैमिली से हैं तो तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा रॉयल अंकल हूँ। और फिर लियन अपनी पावर को रिलीज करने लगता है जिससे टॉल्स बुरी वहीं पे गिर जाता है।
और जियांग के दिल में दर्द होने लगता है। और इसाबेला बोलती है तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स नहीं है तो तुम्हें हर्ट होगा। जियांग सोच रहा होता है लियन में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी टॉसबुरी और टॉस बूनो भी आ जाते हैं और बोलते टॉसबुरी से गलती होगी, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। और तभी लियन बोलता तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, मैं रीजन की भी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरे रॉयल ब्रदर है, लेकिन तुम मेरे लिए एक रॉयल फैमिली के कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और टॉसबुरी रोने लगता है, बोलता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं लियन अपनी पावर को हटा देता है। टॉसबुरी बोलने लगता है लियन मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। लेकिन तभी टीचर डोरेनॉस कान पकड़ लेती है और बोलती है मैंने ये चीज ध्यान दी, तुम काफी टाइम से स्कूल नहीं आए। और तभी टॉसबुरी बोलता है टीचर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और उसके दोनों भाई बोल रहे होते हैं तब तक हम टॉसबुरी की हेल्प भी नहीं कर सकते क्योंकि टीचर डोरेनॉस काफी ज्यादा खतरनाक है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं उनसे बात करने की। और तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं सोफी साथ तुम मुझे लेके चलो, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी टीचर वेडली बोलती है मार्टिन क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, किंग कभी भी तुम्हें कैप्चर करने के लिए नहीं बोलेंगे। और तभी टीचर मार्टिन बोलते हैं तो आखिर सोफी सास ने पहले क्यों बोला कि वो मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए आया है। और तभी सोफी सास बोलता है जियांग मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सेफली वापस आ गए। और तभी जियांग बोलता है सोफी सास हम वापस से प्रॉब्लम फंस गए और तुमको हमारी हेल्प करनी पड़ी। लेकिन तभी सोफी सास जियांग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है ऐसी खतरनाक चीजें तुम वापस से मत करना क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।